हेलो बच्चों। बच्चों आज आप लोगों ने सीआरटी 40 का पेपर दिया हुआ है और चूंकि आपको पता है कि सीआरटी 40 जो है वो फिजिक्स का पेपर था और इसमें मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, मैग्नेटिज्म एंड मैटर आपसे पूछा गया। उम्मीद करता हूं पेपर आपका बहुत अच्छा गया होगा। तो जैसा कि बच्चे सिंह सर का विजन है कि अब पढ़ने का अधिकार सबको, डॉक्टर बनने का अधिकार भी सबको, उसी के तहत बच्चे हम लोग स्टार्ट करते हैं डिस्कशन। तो आते हैं हम लोग पहले 25 क्वेश्चन पे और इसके बाद के जो 25 क्वेश्चन है बच्चे वो आपको आंसर कराएंगे। सो आते हैं हम लोग देखते हैं पहला क्वेश्चन बच्चे कह रहा है आपसे, एन इलेक्ट्रिक चार्ज E मूव्स विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी V पैरेलल टू द, यहां पे देखिए क्या कह रहा है कि पैरेलल टू द लाइंस ऑफ फोर्स ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड B, ये कह रहा है आपसे। और यहां पे आपसे बोला हुआ है कि द फोर्स एक्सपीरियंस बाय द चार्ज इज, देखिए कह रहा है कि मूव्स विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है। और यहां पे और क्या कह रहा है कि पैरेलल टू द लाइंस ऑफ फोर्स ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी। देखिए कंसीडर कर लेते हैं कि ये हमारी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, ये अगर आपकी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है और चार्ज जो आपका मूव कर रहा है इट इज पैरेलल, मतलब पैरेलल जा रहा है कुछ ऐसे, ये पैरेलली मूव कर रहा है। तो इसका मतलब है कि इसके बीच का जो एंगल होगा बच्चे वो कितना होगा, आपका चार्ज का जो एंगल होगा, सॉरी अगर हम लोग देखें इसकी वेलोसिटी, मतलब ये मूव करने का जो वेलोसिटी वो क्या है v है, और जो मैग्नेटिक फील्ड के बीच का जो एंगल होगा वो कितना होगा बच्चे, 0 होगा। अच्छा आप जानते हो कि फोर्स जब एंगल 0 हो, थीटा या 180 हो, तो फोर्स आपका क्या देता है, हमेशा 0 देगा। और ऑलवेज चाहे आप ILB साइन थीटा लगाओ या आप क्या लगाओ QVB साइन थीटा। तो भाई देखो आप जानते हो कि फोर्स क्या होता है, मैग्नेटिक फोर्स होता है आपका QVB, और ये क्या हो जाएगा आपका साइन थीटा, मतलब साइन कितना हो जाएगा 0, साइन 0 का वैल्यू हो गया 0, तो यहां से जो आपको फोर्स मिलेगा वो कितना आ जाएगा बच्चे आपका 0। तो फोर्स आपका हो जाएगा 0। इसका मतलब जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो आ जाएगा बच्चे आपका तीसरा। देखते हैं बच्चे हम लोग क्वेश्चन नंबर दूसरा, कह रहा है कि करंट इज फ्लोइंग नॉर्थ अलोंग अ पावर लाइन। अच्छा करंट जो फ्लो हो रहा है वो नॉर्थ के अलोंग फ्लो हो रहा है, तो ये हो गया आपका नॉर्थ, ये हो गया साउथ, ये हो जाएगा आपका ईस्ट, और ये क्या हो जाएगा आपका वेस्ट। अब कह रहे हैं द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड अबव इट नेग्लेक्टिंग द अर्थ फील्ड, कह रहा है कि नेग्लेक्ट कर दो अर्थ फील्ड को। आपसे पूछा है कि आपको बताना है कि डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। तो देखो क्या करना है, इसमें आप राइट हैंड पाम रूल यूज कर सकते हो। अब फिंगर को क्या करोगे, कर्ल करोगे, तो ये जो डायरेक्शन आएगा बच्चे, ये डायरेक्शन क्या देगा आपको, बेसिकली आ जाएगा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, ये तो पूछा हुआ है। तो जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हो जाएगा वो क्या आ जाएगा बच्चे आपका ईस्ट डायरेक्शन में आ जाएगा। मतलब देखिए अगर ऑप्शन देखोगे तो क्या होगा बच्चे आपका सेकंड, मतलब करंट की डायरेक्शन में आपके फिंगर को कर्ल करना है, और ये जो थंब आपको देगा वो क्या डायरेक्शन देगा, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो ईस्ट आ जाएगा आपका मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। आते हैं बच्चे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी डिफ्लेक्टेड इन अ मैग्नेटिक फील्ड, इनमें कौन डिफ्लेक्ट नहीं करेगा कहां पे, मैग्नेटिक फील्ड में। तो देखो भैया एनोड रे मतलब तो जानते ही हो आप लोग, ये पॉजिटिव रेज हो गई। कैथोड रेज मतलब क्या हो गए आपके, नेगेटिव रेज हो गए। एक्सरे बच्चे कैसे होते हैं, आपके न्यूट्रल रेज होते हैं। इसका मतलब है इन पे कोई भी चार्ज नहीं होता है, जब चार्ज ही नहीं होगा बच्चे तो वो मैग्नेटिक फील्ड में डिफ्लेक्शन नहीं शो करेगा। ठीक है, इसका मतलब क्या हो जाएगा बच्चे आपका एक्सरे, मतलब पहला ही ऑप्शन क्या होगा आपका करेक्ट होगा। देखिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 कह रहे हैं कि चार्ज पार्टिकल मूव्स अलोंग अ सर्कल अंडर द एक्शन ऑफ द पॉसिबल इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। पॉसिबिलिटी दे रही है बच्चे आपको इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड की, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर पॉसिबल, इनमें कौन सा पॉसिबल होगा। जरा ध्यान से देखिए, यहां पे अगर हम लोग मैग्नेटिक फील्ड की बात करें तो देखो भाई एक अगर चार्ज आपका सर्कल पे मूव कर रहा है तो ऑब्वियस सी बात है कि इसे हम लोग क्या लिखेंगे, दैट इज mv²/r इक्वल्स टू क्या होगा आपका, यहां पे आप इजिली सॉल्व कर सकते हो, दैट इज ये किसके इक्वल होगा आपका QVB के इक्वल होगा। और यहीं से हम लोग जब सॉल्व करके लाते हैं तो R इक्वल्स टू आता है आपका mv/QB। ये कब, जब एक चार्ज आपका कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा हो, चार्ज कांस्टेंट वेलोसिटी से जब मूव कर रहा हो तब ये सिचुएशन आती है। और यहाँ पे जो आपका एंगल होता है वो 90 डिग्री होता है, और यहाँ पे ये आपका आता है सर्कुलर मूव करने का रेडियस। अब देखिए ये कब होगा, अगर बच्चे वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई, अगर क्या हो गया आपका इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया तो बेसिकली क्या होगा आपका, कभी भी ये सर्कुलर मोशन में मूव ही नहीं करेगा, ऑब्वियस सी बात है। तो मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड को यहाँ पे क्या रहना चाहिए, 0 रहना चाहिए, तब आपका ये क्या होगा पॉसिबल होगा, मतलब आपको रेडियस देगा यहाँ पे mv/QB। तो जरा देख लो
मैग्नेटिक फील्ड नॉन जीरो होना चाहिए और इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होना चाहिए। तो जरा देखो भाई, यहां पे क्या आ जाएगा आपका E इक्वल्स टू जीरो और B इक्वल्स टू नॉट जीरो, मतलब दूसरा ही ऑप्शन क्या दे देगा बच्चे, आपको सही आंसर दे देगा। आते हैं बच्चे हम लोग थर्ड ऑप्शन पे, देखते हैं ड्यू टू अ स्ट्रेट करंट कंडक्टर द रॉन्ग स्टेटमेंट आउट ऑफ द फॉलोइंग इज। आपसे पूछा है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट बच्चे गलत होगा। देखिए करंट का डायरेक्शन दे रखा है आपको, आप फिर से वही राइट हैंड पाम रूल यूज करिए, यहाँ पे फिंगर्स को कर्ल करिए, तो ये डायरेक्शन जो देगा वो कौन देगा, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन देगा। ठीक है, तो कह रहे हैं कि मैग्नेटिक फील्ड एट द पॉइंट P विल बी द पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्स एक्सिस। तो ये बात बिल्कुल सही है कि देखो मैग्नेटिक फील्ड जो आएगा आपका वो पैरेलल टू द एक्स एक्सिस आएगा, जाहिर सी बात है दिखा रहा है। तो पहला तो बच्चे सही हो गया आपका, मैग्नेटिक फील्ड विल बी पैरेलल टू द जेड एक्सिस। जेड एक्सिस के पैरेलल तो नहीं होगा, यहाँ पे एक्स एक्सिस के पैरेलल है। ठीक है, तो जेड एक्सिस के पैरेलल नहीं होगा, ये आपका गलत हो जाएगा। चलिए और भी हम लोग देख लेते हैं। कह रहे हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ द कॉन्सेंट्रिक सर्कल विद द वायर पासिंग थ्रू देयर कॉमन सेंटर। देखो यहाँ पे जब आप मैग्नेटिक बेसिकली बनाओगे मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस, तो ये कुछ ऐसे जाएंगे आपके, जो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस जाएंगे वो कुछ ऐसे पास होंगे, कुछ ऐसे। आपको पता है मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस कहीं पे भी इंटरसेक्ट नहीं करते, कुछ ऐसे पास होंगे और इनका जो सेंटर रहेगा बच्चे वो यही रहेगा। ठीक है, ये कुछ ऐसे पास होंगे, मतलब ये सेंटर अगर आप इसे कंसीडर कर रहे हो तो यहाँ पे ये क्या आ जाएगा आपका सेंटर। देखिए ये कुछ ऐसे पास होंगे, हाँ ये मैग्नेटिक आपकी जो फील्ड ऑफ लाइंस होंगे वो कुछ ऐसे पास होंगे। ठीक है, और ये कैसा जाएगा आपका, सीधे से दिख रहा है आपको, ये जो है इधर मूव कर रहा है, तो इसका मतलब ये कुछ ऐसे जाएगा आपका क्लॉकवाइज। ठीक है, ये रहेगा आपका डायरेक्शन। तो मैग्नेटिक, ये तीसरा भी सही हो गया। अगर हम लोग चौथे ऑप्शन पे आए, मैग्नेटिक फील्ड टू द लेफ्ट एंड द राइट ऑफ द वायर आर अपोजिटली डायरेक्टेड। देखो कह रहे हैं कि मैग्नेटिक फील्ड टू द लेफ्ट एंड द राइट ऑफ द वायर, टू द लेफ्ट और राइट दोनों तरफ देखेंगे तो क्या होगा, आपकी अपोजिटली डायरेक्टेड होगी, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, ये ऑब्जर्वर के तहत बात हो रही है बच्चे, अगर यहाँ पे कोई ऑब्जर्वर ऑब्जर्व कर रहा है तो इस तहत और इसके हमको क्या दिखाई को मिलेगा, अलग अलग मैग्नेटिक फील्ड बच्चे क्या होगा, शो होगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, यहां से आपका ऑप्शन सेकंड ही बच्चे क्या होगा आपका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि आपसे रॉन्ग स्टेटमेंट पूछा हुआ है, तो मतलब सेकंड ऑप्शन आपका गलत होगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सही होगा। ठीक है, चलिए टू पैरेलल वायर्स आर कैरिंग इलेक्ट्रिक करेंट्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड एंड इन द सेम डायरेक्शन। देखिए कह रहा है कि सेम डायरेक्शन में क्या है, दो पैरेलल वायर है, एक पैरेलल वायर हमने ये कंसीडर कर लिया, दूसरा पैरेलल वायर ये कंसीडर कर लिया। अब सेम डायरेक्शन में करंट है तो ये आपका डायरेक्शन ऑफ करंट हो गया। अब देखो जरा डायरेक्शन ऑफ करंट इसके लिए देखोगे तो आपका ये डायरेक्शन देगा। ठीक है, अब अगर आप क्या देखोगे यहाँ पे, क्योंकि ये फोर्स आपको पता है कि यहाँ पे जो फोर्स आएगा इसका डायरेक्शन ये होगा और इसकी वजह से जो फोर्स का डायरेक्शन होगा वो क्या होगा आपका ये होगा। जब आपकी सेम डायरेक्शन में करंट हो तो हमेशा क्या होता है आपका अट्रैक्टिव फोर्स होता है, ऑलवेज याद रखिएगा, हमेशा क्या होगा आपका अट्रैक्टिव। अट्रैक्टिव मतलब होता है आपका टूवर्ड्स, ये कुछ वर्ड्स याद रखिए, अट्रैक्टिव, अट्रैक्टिव मतलब होगा बच्चे आपका टूवर्ड्स। और अगर क्या है यही वायर्स बच्चे आपके अपोजिट डायरेक्शन में हो तो अपोजिट डायरेक्शन के लिए हमेशा याद रखिए कि आपका हमेशा क्या करेगा, रिपेल करेगा। ठीक है, ये ऑलवेज क्या होगा बच्चे आपका रिपेल करेगा, मतलब फोर्स ऑफ रिपल्सन और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आ जाएगा। मतलब अब यहाँ पे क्या बोला हुआ है आपसे, इक्वल मैग्नीट्यूड है और पैरेलल वायर है और सेम डायरेक्शन भी है, तो क्योंकि सेम डायरेक्शन दे रखा है आपको, तो यहाँ पे कह रहा है दे एक्सर्ट एन अट्रैक्टिव फोर्स ऑन ईच अदर, वो क्या करेंगे एक दूसरे पे एन अट्रैक्टिव फोर्स क्या करेंगे, रिपल्स कर, मतलब क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे बेसिकली। ठीक है, आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। An electron is moving on a circular path of radius r with speed v in a transverse magnetic field v, the reciprocal of E upon m। आपके इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है यहाँ पे और सर्कुलर पाथ की बात कर रहा है। देखो अगर मान लो कि ये आपकी क्या हो गई बच्चे, आपकी मैग्नेटिक फील्ड है और कोई भी पार्टिकल, ऑब्वियस सी बात है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, तो यहाँ पे कोई भी आपका जब पार्टिकल क्या करेगा, सर्कुलर मोशन करेगा, कंसीडर कर लेते हैं ये क्या कर रहा है आपका सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये देगा आपको वेलोसिटी, ये वेलोसिटी का डायरेक्शन होगा। आपको पता है कि यहाँ पे आपका सेंटर की तरफ एक फोर्स एक्ट करेगा जिसे हम बोलते हैं सेंट्रीपेटल फोर्स, और ये क्या करेगा बेसिकली, ये सेंट्रीपेटल फोर्स आपका मैग्नेटिक फोर्स से क्या होगा बच्चे इक्वल होगा, तो ये क्या होगा mv²/r, और ये क्या होता है मैग्नेटिक फोर्स दैट इज qvb। अब चूंकि इलेक्ट्रॉन की बात हो रही तो यहाँ पे रिप्लेस कर जाओ, तो mv²/r इक्वल्स टू क्या देगा, दैट इज E टाइम्स vb, तो ये v से v क्या होगा चला जाएगा,
तो आपसे क्या पूछा हुआ है, रेसिप्रोकल ऑफ ई अपॉन एम, तो आपसे पूछ रहा है बेसिकली एम अपॉन ई का वैल्यू। तो एम अपॉन ई इक्वल्स टू आप क्या लिख सकते हो, दैट इज ये क्या दे देगा आपको, आर बी अपॉन क्या आ जाएगा बच्चे आपका वी। तो यही आ जाएगा आपका ई अपॉन एम का रेसिप्रोकल, आर बी बाई वी। इसका मतलब अगर आप ऑप्शंस देखोगे तो आपको ऑप्शन मिलेगा बच्चे 4। तो चौथा ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। आते हैं बच्चे हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 में, कह रहा है क्या सर्कुलर करंट कैरिंग कॉइल हैज अ रेडियस कैपिटल आर, द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द कॉइल ऑन द एक्सिस वेयर द मैग्नेटिक इंटेंसिटी इज 1/127 टाइम्स ऑफ इट्स वैल्यू एट द सेंटर ऑफ द कॉइल इज। देखिए कह रहा है कि सर्कुलर करंट कैरिंग कॉइल है, और देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे कि ये आपका कोई कॉइल है। अब इस कॉइल, इसको एक काम करो, कुछ ऐसे बनाते हैं हम लोग। ये आपका क्या है, कॉइल है, और इसके एक्सिस से आपका कह रहा है कि कुछ डिस्टेंस पे, रेडियस इसका दे रखा है आपको, दैट इज कैपिटल आर। इसके एक्सिस से बच्चे एट सम डिस्टेंस, मान लेते हैं ये डिस्टेंस यहां से कितना है आपका, दैट पर्टिकुलर डिस्टेंस इज एक्स। ये मान लेते हैं डिस्टेंस क्या है आपका एक्स, ये हो गया आर। तो ये कितना हो जाएगा बच्चे आपका एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ठीक है। अब अगर हम लोग इस एक्सिस पे वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पे जो आपका मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू निकल के आता है, दैट इज नथिंग बट ये आता है म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन आता है 2 टाइम्स, चूंकि यहाँ पे हमने कैपिटल आर लिया हुआ है तो कैपिटल हो जाएगा 2, ये हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू होल पावर क्या आएगा आपका 3/2। अब 3/2 ये लिखा हुआ है और कह रहा है सेंटर से वैल्यू कंपेयर कर रहा है, तो ये एक्सिस का हो गया। आपको पता है कि बी एट सेंटर जो होता है दैट इज नथिंग बट ये होता है आपका म्यू नॉट आई अपॉन क्या होता है आपका 2r। अब क्वेश्चन में आपसे बोला हुआ है दैट इज बी एट एक्सिस इक्वल्स टू क्या होगा यहाँ पे बी सेंटर, ये कह रहा है आपसे बी सेंटर अपॉन कह रहा है 27। तो जरा ये वैल्यू रख जाओ, तो ये कितना हो जाएगा म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन क्या देगा ट्वाइस ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू होल पावर 3/2 इक्वल्स टू, यहां पे जब रखोगे तो कितना देगा 1/27 को कर लेते हैं बाहर, तो ये आ जाएगा आपका म्यू नॉट आई अपॉन क्या देगा आपको 2r, ये आपका कैपिटल आर रहेगा। तो यहां पे जब सॉल्व करोगे तो 2 से 2 आपका चला जाएगा, म्यू नॉट आई से म्यू नॉट आई भी आपका कैंसिल होगा, और यहां से आप फर्दर सॉल्व कर सकते हो, दैट इज 27 आर क्यूब इक्वल्स टू ये देगा आपको आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू होल पावर 3/2, ये कुछ आपको वैल्यू देगा। अब जब आप इसको आप फर्दर सॉल्व करोगे तो ये क्या दे देगा आपको बेसिकली 3r इक्वल्स टू यहां पे आ जाएगा आपका आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू होल पावर यहां पे आएगा आपका 1/2। देखिए इसको हम लोग फर्दर सॉल्व कर सकते हैं, बोथ साइड स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, ये दे देगा आपको 9r स्क्वायर इक्वल्स टू क्या आ जाएगा आपका आर स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर। हमसे क्या पूछा है, एक्स स्क्वायर का वैल्यू पूछा हुआ है। तो जब हम लोग एक्स स्क्वायर के लिए सॉल्व करेंगे तो देखो क्या हो जाएगा, यहां पे जो हमको वैल्यू देगा वो कितना होगा, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू आएगा आपका 8 टाइम्स आर स्क्वायर। तो यहां से हम एक्स का वैल्यू निकाल सकते हैं, एक्स इज नथिंग बट कितना हो जाएगा आपका 2, ये हो जाएगा 2√2 और क्या देगा आपको आर, ये आ जाएगा आपका एक्स का वैल्यू, ठीक है, जहां पे ये आपकी पॉसिबिलिटी बनेगी। तो इसका मतलब अगर आप देखोगे तो 2√2 आर, मतलब देखो जरा ध्यान से, तो तीसरा ऑप्शन क्या होगा आपका करेक्ट होगा। आते बच्चे हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 पे, कह रहा है कि 6 वायर ऑफ द करंट दे रखा है, द वैल्यू ऑफ द लाइन इंटीग्रल। देखो ये आपका क्या है, एम्पियर्स लॉ है। सिंपल सी बात याद रखो बच्चे, यही क्या है आपका एम्पियर्स लॉ। और एम्पियर्स लॉ क्या कहता है आपसे कि इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एल इक्वल्स टू क्या होता है, दैट इज म्यू नॉट इंटू आई इनक्लोज। इस वर्ड को ध्यान से समझिएगा, म्यू नॉट इंटू क्या होगा आपका आई इनक्लोज, मतलब इसके अंदर की जो करंट है उसकी वजह से ही क्या होगा आपका मैग्नेटिक फील्ड होगा। अब जरा ध्यान से देखो, तो आपसे पूछ रहा है कि वैल्यू ऑफ द लाइन इंटीग्रल, तो इस वैल्यू ऑफ द लाइन इंटीग्रल इसको एज इट इज रहने दो। आपका जो म्यू नॉट होगा आई इनक्लोज, तो देखो कौन कौन सा करंट होगा, I1 होगा, I2, I3, ये क्या है आपका I1 प्लस क्या है I2 प्लस आ जाएगा यहाँ पे I3 प्लस आएगा I4 प्लस आ जाएगा यहाँ पे I5, ये कुछ आपको सर्टेन वैल्यू दे देगा, ये रहेगा आपका I5 और ये हो गया आपका क्लोज। अब आपको पता है कि जब क्रॉस हो, ऑलवेज याद रखिए क्रॉस मतलब क्लॉकवाइज, क्लॉक मतलब क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज मतलब इनवर्ट, ये हमेशा याद रखना है आपको, इनवर्ट, और इनवर्ट मतलब निगेटिव, इनवर्ट मतलब निगेटिव, ये बात याद रखिएगा। डॉट, अगर हम पर्टिकुलर डॉट की बात करें मतलब क्या होगा, ये आपका एंटी क्लॉकवाइज, दिस इज फॉर द एंटी क्लॉकवाइज,
और ये क्या होगा आपका आउटवर्ड, दिस इज आउटवर्ड, और क्या होगा ये ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है, तो ये आपको दो बातें याद रखनी है। तो क्रॉस मतलब इनवर्ट मतलब क्या होगा आपका निगेटिव। जरा यहाँ पे वैल्यू रख जाओ, तो ये क्या हो जाएगा म्यू नॉट, I1 का वैल्यू दे रखा है आपको -3, I2 कितना है, अच्छा I2 भी क्रॉस है तो ये हो जाएगा -2, और सारे डॉट दे रखे हैं, तो डॉट वाले क्या रहेंगे आपके पॉजिटिव रहेंगे। तो I3 का वैल्यू कितना है आपका 1, I4 का वैल्यू है बच्चे आपका 2, और I5 का वैल्यू है आपका 8। ठीक है, I6 से मतलब नहीं क्योंकि I6 इस लूप से बाहर है। ठीक है, अब इसको जरा सॉल्व कर जाओ, तो देखो कितना देगा, यहाँ पे आ जाएगा 8 तो 10 11 -5 मतलब 6 म्यू नॉट, ये दे देगा आपको फाइनल आंसर, और ये क्या हो जाएगा आपका वेबर पर मीटर। तो यही होगा आपका ऑप्शन जो कि है ऑप्शन नंबर 3, 6 म्यू नॉट वेबर पर मीटर, ये आ जाएगा आपका आंसर। चलिए देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। मैग्नेटिक फील्ड कैन नॉट बी प्रोड्यूस्ड बाय स्टेडी करंट। स्टेडी करंट की वजह से तो होता है बच्चे। स्टेडी करंट मतलब क्या है? स्टेडी करंट का मतलब ये नहीं, स्टेडी करंट तब होगा जब चार्ज आपका एक कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा होगा। ठीक है, ये बात याद रखिएगा, चार्ज एक कांस्टेंट वेलोसिटी, ये याद रखिएगा कांस्टेंट वेलोसिटी होगा तभी स्टेडी करंट आएगा। मूविंग चार्ज ऑब्वियस सी बात है, मूविंग चार्ज की वजह से आपका क्या होगा प्रोड्यूस होगा। मैग्नेट्स की वजह से भी क्या होगा आपका प्रोड्यूस होगा। मैग्नेट्स की तो कहानी जानते ही हो आप। मैग्नेट्स की कहानी क्या होती है, अगर ये मैग्नेट है तो यहाँ पे ये क्या हो गया आपका नॉर्थ पोल, ये क्या हो गया साउथ पोल, तो हमेशा मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस नॉर्थ से साउथ की तरफ जाती हैं, ये आपको ऑलरेडी पता है। और इनसाइड द मैग्नेट जो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस होते हैं वो कहां से जाते हैं आपके साउथ से नॉर्थ। तो मैग्नेटिक फील्ड है, इसका मतलब वहां पे मैग्नेट, ऑब्वियस सी बात है ना, मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिज्म होगा वहां पे। ठीक है, तो नन ऑफ दीज मतलब यही होगा आपका ऑप्शन, चौथा ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। कह रहा है कि लॉन्ग सोलेनाइड, कह रहा है कि 100 सेंटीमीटर लेंथ हैविंग 100 टर्न्स कैरीज अ करंट ऑफ 2.5 एम्पियर। द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द सोलेनाइड। आपसे सेंटर ऑफ द सोलेनाइड पे पूछा है, तो मैग्नेटिक फील्ड बच्चे क्या होता है, दैट इज म्यू नॉट एन आई। यहाँ पे जो n है वो क्या है, दैट इज नथिंग बट नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, कैपिटल N बाई L। तो चलो यहाँ पे हम लोग वैल्यू रखते हैं और इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो ये वैल्यू रख जाओ यहाँ पे, तो देखो b इक्वल टू कितना हो जाएगा, दैट इज म्यू नॉट कैपिटल N और क्या होगा I अपॉन क्या देगा आपका कैपिटल L। तो बस यहाँ पे म्यू नॉट का वैल्यू रख जाओ, ये कितना हो जाएगा 4 पाई इंटू आ जाएगा 10 टू पावर -7। आपका जो n है वो कितना है 100 है, करंट है बच्चे 2.5, और यहाँ पे ये सेंटीमीटर में लेंथ दे रखा है, तो इसको जब हम लोग मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो कितना बचेगा, 100 सेंटीमीटर तो 1 मीटर बचेगा। अब बस इसको सॉल्व कर जाओ, तो 25 चौके कितना हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा आपका 4 पंचे 20 और 8 2 10, ये आपका क्या देगा 10 देगा, इंटू क्या हो जाएगा आपका 100 और इंटू क्या है 3.14 चूंकि पाई भी है साथ में, और क्या बचेगा आपका 10 टू पावर -7, तो ये हो जाएगा 10 टू पावर 3, तो ये 3.14 इंटू कितना रहेगा यहाँ पे 10 टू पावर -4 टेस्ला, ये आ जाएगा बच्चे आपका मैग्नेटिक फील्ड। तो देखो जरा 3.14 इंटू 10 टू पावर -4 टेस्ला बच्चे होगा आपका राइट आंसर, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 4। देखिए बच्चे क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, करंट I इज फ्लोइंग इन अ सर्कुलर वायर ऑफ द रेडियस R एज शोन इन फिगर, द मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट P। देखिए यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड अगर आप देखोगे तो मैग्नेटिक फील्ड आपसे पूछा है, करंट का डायरेक्शन क्या है बच्चे आपका एंटी क्लॉकवाइज। तो क्लॉक हमेशा याद रखो कि एंटी क्लॉकवाइज, अगर क्या है एंटी क्लॉकवाइज और किसी के अलोंग आपसे पूछ रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दैट इज ये देगा आपको बी डॉट, मतलब मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा आपका आउटवर्ड आएगा, और ऑलवेज क्या आएगा आपका पॉजिटिव, मतलब ऊपर की ओर क्या होगा आपका मैग्नेटिक फील्ड आएगा। ठीक है, ये एक सिंपल सी बात है। तो इसका मतलब इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपको पता ही है। ऐसे भी देख सकते हो कि करंट की डायरेक्शन में क्या करो, आप फिंगर को कर्ल करो ऐसे, तो ये आपको क्या देगा, बाहर की तरफ देगा आपको मैग्नेटिक फील्ड, तो मतलब सेकंड ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका सही आ जाएगा। 13 पे कह रहा है कि करंट I इज फ्लोइंग थ्रू अ सर्कुलर कॉइल ऑफ द रेडियस R एंड अ करंट ऑफ 2 एम्पियर इज फ्लोइंग थ्रू अ सर्कुलर कॉइल ऑफ द रेडियस 2R। देखिए कह रहा है कि आपकी एक करंट फ्लो हो रही है I एक सर्कुलर कॉइल में, और उसका रेडियस आपको दे रखा है स्मॉल r, और करंट ऑफ 2I इज फ्लोइंग थ्रू अ सर्कुलर कॉइल ऑफ रेडियस 2R। देखो अगर कोई आपका क्या है सर्कुलर कॉइल है, सर्कुलर कॉइल पे अगर आप रेडियस देखोगे तो कैसे कैलकुलेट करोगे, सर्कुलर कॉइल के लिए जो रेडियस होगा वो क्या होगा R। ठीक है, एक का दे रखा है आपको स्मॉल r और दूसरे का क्या दे रखा है 2R, तो ये दोनों बना लेते हैं हम लोग, ये हो गया R और इसका क्या हो गया बच्चे 2R, ये R और इसका जो रेडियस है वो कितना हो गया आपका 2R। अच्छा यहां से हम लोग मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या रहेगा, दैट इज म्यू नॉट I अपॉन क्या आ जाएगा यहाँ पे
देखो कुछ ऐसा होता है 4 पाई आर, और कितना ये सेंटर पे एंगल सबटेंड करेगा, क्योंकि आपका फुल सर्कल है तो यहाँ पे एंगल सबटेंड करेगा बच्चे आपका 2 पाई, तो ये पाई से पाई चला गया। अब यहाँ पे क्या करो, उसको जरा सॉल्व कर जाओ, तो ये आपका 2 आ जाएगा, तो b इक्वल टू क्या देगा, दैट इज म्यू नॉट आई अपॉन दे देगा आपको 2r, ये आ गया। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे, अच्छा करंट आप ठीक है यहाँ पे, अब अगर यहाँ पे देखोगे तो क्या हो जाएगा, ये मान लेते हैं b1, यहाँ पे जो आपका रेडियस है वो कितना है 2r है, और करंट भी कितना बच्चे कितना हो गया आपका 2i हो गया है, करंट हो गया है यहाँ पे 2i अपॉन ये हो जाएगा 4 पाई, और ये क्या हो जाएगा 2r, और एंगल कितना सबटेंड किया, ये है आपका 2 पाई, ये पाई से पाई चला गया, 2 से 2 चला गया, ये भी 2 से 2 चला जाएगा। तो बेसिकली अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये जो b2 का वैल्यू है वो भी सेम ही आया है आपका म्यू नॉट अपॉन क्या देगा आपको 2r। मतलब अगर आप इसका रेशियो निकालोगे तो b1 रेशियो b2, ये बच्चे क्या देगा आपको, दैट इज 1:1, ये दे देगा आपको। तो यही हो जाएगा बच्चे आपका करेक्ट आंसर। तो 13 का बच्चे करेक्ट आंसर होगा आपका फर्स्ट। देखते हैं बच्चे हम लोग अगला क्वेश्चन। देखिए बच्चे क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड B इक्वल्स टू B K कैप एग्जिस्ट एवरीवेयर इन द रीजन x इज ग्रेटर देन 0, और कह रहा है कि पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल मूविंग अलोंग द x एक्सिस, और चार्ज दे रखा है, मोमेंटम p दे रखा है, इंटर्स अ फील्ड रीजन आई शोन इन द फिगर, द पार्टिकल विल एग्जिट, कह रहा है कि एग्जिट द फील्ड रीजन एट द पॉइंट 0, y वेयर y इज इक्वल्स टू। यहाँ पे आपसे पूछा है कि 0, y मतलब किसी इस पॉइंट पे क्या करेगा, ये लीव करेगा। देखिए लीव कब करेगा, पहली बात तो यहाँ पे डॉट दे रखा है आपको मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, डॉट मतलब क्या हो गया बच्चे, अवे, मतलब आपका बाहर की ओर क्या होगा, आपका मैग्नेटिक फील्ड होगा। अब जब ये एग्जिट करेगा तो ऑब्वियस सी बात है इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है वो अपोजिट होना चाहिए। अपोजिट कैसे होगा, ये अगर एक्स में आपका मूव कर रहा था तो अभी ये कैसे मूव करेगा, कुछ ऐसे मूव करेगा, ठीक है। तो आर अगर ये इधर चल लिया है, आर क्या होगा, इधर चला हुआ है, तो टोटल डिस्टेंस जो चलेगा वो कितना हो जाएगा, वो आपका 2r हो जाएगा, ठीक है। तो आप जानते हो कि सर्कुलर मोशन में अगर हम लोग रेडियस की बात करें तो ये क्या होता है, दैट इज नथिंग बट mv अपॉन qb, और mv को हम लोग क्या लिख सकते हैं, दैट इज नथिंग बट ये हो जाएगा मोमेंटम अपॉन आ जाएगा आपका qb। तो ये जो टोटल डिस्टेंस होगा वो y इक्वल टू कितना आएगा बच्चे, ये आ जाएगा आपका 2r, और ये 2 इंटू कितना हो जाएगा p अपॉन क्या देगा आपको qb, क्योंकि अपोजिट द फील्ड ये आपको मूव करना पड़ेगा, तो यहाँ पे आपका एक्स्ट्रा एक नेगेटिव भी आएगा, माइनस का 2p अपॉन क्या होगा आपका qb, ये आ जाएगा बच्चे आपका फाइनल आंसर, जो कि ये बच्चे ऑप्शन नंबर 4। कह रहा है कि 3 लॉन्ग स्ट्रेट एंड पैरेलल वायर कैरीज करंट आर अरेंज्ड एज शोन इन फिगर, द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय 10 सेंटीमीटर लेंथ ऑफ द वायर क्यू इज। तो यहाँ पे कह रहा है कि 10 सेंटीमीटर आपका लेंथ है, और उस पे आपको क्या निकालना है, फोर्स कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे क्यू वायर की बात हो रही है, तो जरा देखो भाई ध्यान से, अभी मैंने आपको बताया था कि कैसे हम यहाँ पे सेम, पहले तो देखो हम लोग निकाल लेते हैं जरा आर, और दोनों में क्या है, करंट का डायरेक्शन बच्चे क्या है, अपोजिट, ये करंट ऊपर जा रहा है और इसमें करंट क्या आ रहा है आपका नीचे। तो यहाँ पे जो फोर्स लगेगा वो क्या लगेगा, अवे, मतलब फोर्स क्या होगा आपका, रिपल्सिव होगा। क्योंकि यहाँ पे हम लोग फोर्स नहीं, फोर्स पर यूनिट लेंथ निकालते हैं, तो यहाँ से हम लोग निकालेंगे फोर्स पर यूनिट लेंथ। मान लेते हैं क्या है, ये F1 अपॉन L है, दैट इज फॉर्मूला क्या होता है आपका म्यू नॉट I1 I2 अपॉन क्या देगा आपको 2 पाई डी। एक काम करते हैं हम लोग कि यहाँ पे यूनिट को एज इट इज रहने देते हैं, अभी आप यूनिट वगैरह चेंज मत करो। अब जरा देखो क्या हो जाएगा, यहां से जो आपको फोर्स पर यूनिट लेंथ देगा दैट इज ये कितना हो जाएगा, म्यू नॉट I1 I2 कुछ दे रखा है आपको, तो सेम करंट है। अच्छा कह रहा है कि अरेंज ऑन द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द, हाँ कैरिंग करंट, तो करंट हम लोग कंसीडर कर लेते हैं बच्चे, सेम है यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे म्यू नॉट I1 I2, हाँ करंट ये दे रखा है बेसिकली, देखो ये 20 एम्पियर ये नीचे लिखा हुआ है, 20 एम्पियर और 10 एम्पियर का करंट दे रखा है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 20 इंटू क्या आ जाएगा आपका 10 अपॉन हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे 2 पाई, और ये कितना हो जाएगा आपका जो बीच का डिस्टेंस है वो कितना होगा आपका 2 सेंटीमीटर, ठीक है। तो जरा इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये आपको दे देगा 10, और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका दैट इज ये हो जाएगा आपका 10 बचेगा तो 5 आ जाएगा, तो यहाँ पे दे देगा आपको 50 म्यू नॉट अपॉन पाई, कुछ ये वैल्यू देगा। अब इसका जो डायरेक्शन होगा वो क्या होगा आपका अवे होगा। अगर हम लोग निकालेंगे यहां से ऐसे ही इस वाले के लिए, जब आप ये इनका जो डायरेक्शन है वो भी क्या है बच्चे आपका अपोजिट है, तो इसका जो अपोजिट है तो इसका जो डायरेक्शन आएगा फोर्स का वो भी क्या आएगा आपका अवे आएगा। तो यहां से आप निकाल लो जरा F2 अपॉन L, ये क्या देगा दैट इज म्यू नॉट
I1 कितना है बच्चे आपका 10 और I2 कितना है आपका 30 अपॉन बीच का डिस्टेंस कितना है 2 पाई और ये कितना हो जाएगा आपका 10। तो इसको जरा सॉल्व करो भाई। अब वहां पे 2 था, यहाँ पे कितना है 10 है, ये 10 से 10 चला गया, यहाँ पे क्या बचेगा आपका 15। तो ये कितना हो जाएगा आपका 15 म्यू नॉट अपॉन क्या होगा बच्चे आपका पाई, ये आ जाएगा F2/L। अब आपसे पूछा हुआ है कि नेट फोर्स क्या होगा, तो नेट फोर्स हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो जो आपका नेट फोर्स आएगा जरा देखिएगा, ये आपका जो फोर्स लग रहा है इधर की तरफ ये कितना है आपका 15 म्यू नॉट अपॉन पाई, और इधर की जब जो फोर्स लग रहा है वो क्या है 50 म्यू नॉट अपॉन पाई। तो यहां से जब हम लोग नेट फोर्स निकालेंगे तो नेट फोर्स पर यूनिट लेंथ इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये 50 म्यू नॉट अपॉन पाई माइनस क्या होगा यहाँ पे 15 म्यू नॉट अपॉन पाई। इसको जरा सॉल्व कर जाओ तो ये कितना दे देगा आपको 35 म्यू नॉट अपॉन क्या आ जाएगा यहाँ पे पाई। अब जरा यहाँ पे सॉल्व कर जाओ। अच्छा, ये जो लेंथ है बच्चे यहाँ पे पर यूनिट लेंथ, ये लेंथ आपको 10 सेंटीमीटर दे रखा है, तो इसको जरा सॉल्व करो। तो देखो भाई क्या हो जाएगा, यहाँ से फोर्स आपको दे रखा है कि ये कितना है 10 सेंटीमीटर, तो F अपॉन 10 इक्वल्स टू क्या होगा यहाँ पे 35। म्यू नॉट का वैल्यू क्या हो जाएगा आपका 4 पाई इंटू 10 टू पावर माइनस का 7, और पाई मतलब कितना हो जाएगा आपका 3.14। ठीक है, अब थोड़ा सा हम लोग अप्रोक्सीमेशन यूज कर लेते हैं यहाँ पे। तो अप्रोक्सीमेशन जब यूज करोगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से इसको 3 कंसीडर कर लेते हैं हम। इसको 3 कंसीडर करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए यूनिट सेंटीमीटर से सेंटीमीटर यहाँ का कट हो जाएगा। ठीक है, तो F इक्वल्स टू क्या हो जाएगा यहाँ पे 35 इंटू क्या आएगा आपका 4। हाँ, चूंकि पाई तो कट ही हो रहा है ना, ये पाई से पाई आपका चला जाएगा। ठीक है, तो इतना सोचने की जरूरत है नहीं। इंटू क्या हो जाएगा 4 और क्या आ जाएगा यहाँ पे 10 टू पावर माइनस 6। तो F का जो वैल्यू हो जाएगा वो कितना होगा यहाँ पे 4 5 20, 4 3 कितना होगा यहाँ पे 12, 12 और 2 कितना हो जाएगा यहाँ पे 14, 14 इंटू कितना आ जाएगा 10 टू पावर माइनस 6। और यहाँ पे चूंकि हमसे पूछा हुआ है तो डेसिमल को अप टू यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, इसको शिफ्ट कर देंगे। तो जब यहाँ पे शिफ्ट करोगे तो कितना हो जाएगा आपका 1.4 इंटू कितना आ जाएगा 10 टू पावर माइनस 4, और जो आपका फाइनल आएगा क्या देगा 1.4 इंटू 10 टू पावर माइनस 4, तो ये राइट की तरफ ये देगा आपको। ठीक है, राइट की तरफ आपका जाएगा नेट फोर्स। तो जो नेट आंसर होगा वो कितना आ जाएगा आपका 4th ऑप्शन आपको करेक्ट देगा। तो 15th का जो करेक्ट आंसर होगा वो आएगा आपका 4th। आते हैं बच्चे हम लोग अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर है बच्चे आपका 16। तो 16th पे देखिए क्या दे रखा है, कह रहा है कि which particle will have the minimum frequency of the revolution when projected with the same velocity perpendicular to the magnetic field। perpendicular to the magnetic field की बात कर रहा है यहाँ पे। velocity perpendicular to the magnetic field है, मतलब v perpendicular to b, मतलब वहां पे सर्कुलर मोशन हो रहा होगा। तो सर्कुलर मोशन के केस में आप जानते हो कि रेडियस क्या होता है, दैट इज नथिंग बट mv अपॉन क्या होगा qb। क्योंकि इससे कोई मतलब ही नहीं है, उन्होंने क्या पूछा है फ्रीक्वेंसी के बारे में पूछा हुआ है। तो टाइम पीरियड बच्चे होता है दैट इज 2 पाई m अपॉन qb। कभी भी अगर भूल जाना तो हमेशा याद रखना कि आपको ये तो याद ही रहेगा t इक्वल टू कितना होता है 2 पाई अपॉन ओमेगा, और सर्कुलर मोशन हो तो हम v इक्वल टू क्या लिख सकते हैं r ओमेगा। तो इसे लिखते हैं हम लोग 2 पाई r अपॉन v। कभी भी अगर भूल जाओ आप एग्जाम में, ठीक है, तो r का वैल्यू ये रख दो और यहाँ पे v क्या हो जाएगा कट हो जाएगा, तो बेसिकली क्या बचेगा 2 पाई m अपॉन qb। तो यहाँ पे जब फ्रीक्वेंसी देखेंगे तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, दैट इज qb अपॉन क्या देगा आपको 2 पाई m। अच्छा, यहाँ पे देखिए अगर आप ध्यान से देखोगे तो Li प्लस ये क्या है आपका Li प्लस, ये हो गया इलेक्ट्रॉन, ये क्या हो गया प्रोटॉन, ये क्या हो गया आपका हीलियम। देखिए अगर हम लोग मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करें तो ये होता है आपका 9.1 इंटू 10 टू पावर माइनस का 31, ये आपका किलोग्राम हो जाएगा। मास ऑफ प्रोटॉन की बात करें तो ये होता है आपका मास ऑफ प्रोटॉन बच्चे कितना होता है 6.6 इंटू कितना होता है 10 टू पावर माइनस का 27 किलोग्राम। अब यहाँ पे अगर हीलियम के केस में बात करें तो मास ऑफ हीलियम के केस में कितना हो जाएगा 4 टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन होगा, मतलब 6 इंटू 6 कितना हो जाएगा 10 टू पावर माइनस का 27। अगर आप लिथियम के लिए बात करोगे तो यहाँ मास ऑफ लिथियम जो देगा वो कितना हो जाएगा 7 इंटू 6.6 इंटू कितना हो जाएगा 10 टू पावर माइनस का 27। तो ये लिथियम का मास है। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे तो लिथियम का मास बच्चे क्या आ रहा है आपका ग्रेटेस्ट आ रहा है ना। तो अगर ये लिथियम का मास क्या है बच्चे ग्रेटेस्ट है तो ये इनवर्सली दे रहा है आपको रिलेशन। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका इनवर्सली रिलेशन है। तो इसका मतलब बच्चे सीधी सी बात ये है कि जिसका मास ज्यादा होगा उसका जो फ्रीक्वेंसी होगा वो क्या होगा सबसे कम होगा। तो जो सबसे कम फ्रीक्वेंसी होगी बच्चे किसकी होगी, दैट इज लिथियम प्लस, मतलब आपका क्या हो जाएगा पहला ही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए आते हैं हम लोग पहले क्वेश्चन पे।
70वें पे आते हैं। द सेंसिटिविटी ऑफ ए मूविंग क्वाइल गैल्वेनोमीटर डिपेंड्स ऑन सेंसिटिविटी ऑफ द मूविंग क्वाइल। देखो मूविंग क्वाइल गैल्वेनोमीटर में बच्चे क्या होता है, एक सिंपल सा फिनोमिना है ये कि यहाँ पे हम लोग मैग्नेट्स का यूज करते हैं कुछ ऐसे, ये आपके मैग्नेट्स होते हैं, ये मान लिया नॉर्थ है, ये क्या आप मान लिया साउथ पोल है। यहाँ पे हम लोग एक सॉफ्ट आयरन का यहाँ पे कोई सब्सटेंस कंसीडर करते हैं और यहाँ पे स्प्रिंग एक लगी होती है जिससे ये आपका क्या होता है, हंग होता है। ठीक है, तो जैसे ही बच्चे जो इसमें क्वाइल लगी होती है, ये अगर हम लोग ये कंसीडर कर लें कि ये इसके इनसाइड क्वाइल है, ये अब क्वाइल में क्या करते हैं हम लोग, इसको जब बैटरी से कनेक्ट करते हैं तो क्या होगा, इसमें करंट फ्लो होगा। करंट फ्लो होगा तो इसमें एक टॉर्क लगेगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन तो बच्चे ये होगा आपका मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। टॉर्क लगेगा तो टॉर्क लगने की वजह से क्या करेगा, ये आपकी जो क्या है बेसिकली हम लोग बोलेंगे ये वाइंडिंग है, ये क्या करेगी आपकी रोटेट होगी। रोटेट होने की वजह से स्प्रिंग में बच्चे क्या आता है, ट्विस्ट आता है। और ट्विस्ट आने की वजह से देखो यहाँ पे जो आपका टॉर्क आएगा इस पे वो आता है आपका दैट इज IAB, ये आता है आपका टॉर्क। ठीक है, अगर मान लें कि N वाइंडिंग है तो ये हो जाएगा NIAB। और यहाँ पे आपका जो ये जो ट्विस्ट आता है दैट इज नथिंग बट ये होता है आपका C5। ठीक है, अब गैल्वेनोमीटर है तो यहाँ पे क्या होगी, स्केलिंग होगी। अब यहां से हम लोग क्या करते हैं, यहां से डिफ्लेक्शन देखते हैं और ये होता है आपका शिफ्ट, मतलब फाई डिफ्लेक्शन। फाई क्या है आपका डिफ्लेक्शन, इसे बोलते हैं हम लोग टॉरिजनल कांस्टेंट। तो ये दोनों वैल्यूज क्या होते हैं आपके इक्वल होते हैं, तो यहां से हम लोग निकालते हैं फाई इक्वल्स टू आता है आपका NAB अपॉन क्या देता है आपको C और इनटू क्या रहता है आपका I। मतलब फाई आपका क्या होता है, करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अब यहीं पे अगर हमसे पूछे कि करंट सेंसिटिविटी, अगर आपसे पूछे करंट सेंसिटिविटी, तो करंट सेंसिटिविटी बच्चे क्या होता है, दैट इज नथिंग बट ये होगा आपका फाई अपॉन I। और अगर यहीं पे आपसे पूछ दे कि वोल्टेज सेंसिटिविटी, ये पूछे आपसे वोल्टेज सेंसिटिविटी, तो वोल्टेज सेंसिटिविटी बच्चे क्या होता है, दैट इज ये होता है आपका फाई अपॉन V। तो दोनों में ही आप जब फाई का वैल्यू रखोगे तो देखो क्या आएगा, NAB, अब C तो रहेगा ही रहेगा। ठीक है, तो देखो इसको सॉल्व भी कर लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, I से I कट हो जाएगा तो ये क्या दे देगा आपको, NAB बाई C दे देगा। यहाँ पे जरा V की जगह IR रख लो तो ये दे देगा NAB बाई क्या देगा आपको, CR। अब जरा ऑप्शंस में आओ, कह रहे कि एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन पे डिपेंड करता है, तो एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन पे तो नहीं डिपेंड करता है। अर्थ मैग्नेटिक फील्ड ऐसा कुछ भी नहीं है। टॉरिजनल कांस्टेंट ऑफ द स्प्रिंग, मतलब जो भी आपका टॉरिजनल कांस्टेंट होगा उस पर सीधे से देख रहे हो कि वो आपका डिपेंड कर रहा है। ये तो हमने बोला था टॉरिजनल कांस्टेंट आपका क्या है, यहाँ पे C है। द मोमेंट ऑफ द इनर्शिया ऑफ द कॉइल, नहीं बच्चे इस पे भी डिपेंड नहीं करता। इसका मतलब जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो क्या हो जाएगा बच्चे आपका तीसरा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18, कह रहा है कि एन एमीटर कैन बी कन्वर्टेड इनटू अ वोल्ट मीटर बाय कनेक्टिंग। देखो एमीटर को अगर आप लोग एमीटर के बारे में बात करें तो एमीटर हमेशा एक लो रेजिस्टेंस वायर के साथ कुछ ऐसे सीरीज में जुड़ा हुआ होता है और हमेशा एक लो रेजिस्टेंस ऑफर करता है। अगर हम लोग वोल्ट मीटर की बात करें तो वोल्ट मीटर में क्या होता है, ये हमेशा क्या होता है, जो आपका एलिमेंट होता है सर्किट का उसके साथ पैरेलल जुड़ा होता है और ये हमेशा एक हाई रेजिस्टेंस ऑफर करता है। ये बात याद रखिएगा, ये हमेशा क्या करेगा, हाई रेजिस्टेंस ऑफर करेगा। तो कह रहा है कि एमीटर को कन्वर्ट करना है वोल्ट मीटर में, तो हम लोग क्या करें कि एक यहाँ पे एक हाई रेजिस्टेंस वायर अगर यूज कर ले, हाई रेजिस्टेंस वायर क्या करें बच्चे, एक सीरीज में लगा दें, जिसकी वजह से क्या होगा, ये आपका जो एमीटर है वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा बच्चे, आपका वोल्ट मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हाई रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, इन सीरीज, सीरीज में ऐड करना है आपको, ये बात याद रखनी है। ठीक है, अच्छा लो रेजिस्टेंस, लो रेजिस्टेंस तो बच्चे आपको पता ही है, संट बोलते हैं उसको हम लोग। तो लो रेजिस्टेंस ऑलरेडी यहाँ पे होता है तो उसको यूज करने से कोई फायदा नहीं है। तो क्या होगा आपका हाई रेजिस्टेंस इन सीरीज आपको यूज करना है, मतलब 18 का जो पहला होगा ऑप्शन वही करेक्ट होगा। कह रहा है कि कंसीडरिंग मैग्नेटिक फील्ड अलोंग द एक्सिस ऑफ द सर्कुलर लूप ऑफ द रेडियस आर एट अ व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द लूप इज द फील्ड 1/8 ऑफ इट्स वैल्यू एट द सेंटर। अच्छा देखो कह रहा है कि बी एक्सिस, यहां पे आपसे कह रहा है कि बी एक्सिस इक्वल्स टू 1/8 एट बी सेंटर। याद रखिएगा कि जब हम लोग सर्कुलर कॉइल की बात करते हैं तो सेंटर पे आपको मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड देता है, ये बात याद रखिएगा। अच्छा बी एक्सिस अभी आप पढ़ के आए हो, दैट इज नथिंग बट ये क्या होता है, म्यू नॉट आई। मान लेते हैं आर आपकी क्या है, रेडियस है, तो यहाँ पे क्या होता है 2r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू होल पावर क्या था बच्चे आपका 3/2 इक्वल्स टू क्या था ये 1/8। और बी सेंटर आपने ऑलरेडी पढ़ा था, म्यू नॉट आई अपॉन क्या था आपका 2r। तो ये 2 से 2 चला जाएगा, म्यू नॉट आई से म्यू नॉट आई चला जाएगा। यहां से हम लोग फिर से सेम मेथड से सॉल्व करेंगे तो ये अब कितना देगा आपको, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू होल पावर 3/2
इक्वल्स टू क्या आ जाएगा आपका 8r³। एक काम कर लेते हैं हम लोग यहां से जरा, तो r² प्लस x² टू होल पावर 1/2 के लिए निकालेंगे, तो ये क्यूब हो जाएगा, तो आपका ये r बाहर चला जाएगा, इधर क्या बचेगा 2r बचेगा। आप क्या करो, बोथ साइड स्क्वायर कर जाओ, तो जब स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा r² प्लस x² इक्वल टू क्या देगा यहाँ पे 4r² देगा, इसको इधर ले आओ तो ये आ जाएगा आपका 3r² इक्वल टू क्या देगा आपको x²। तो जो x का वैल्यू आ जाएगा वो कितना हो जाएगा √3 टाइम्स ऑफ r। यही आ जाएगा बच्चे आपका फाइनल रिजल्ट, जो x का वैल्यू होगा दैट इज √3r। इसका मतलब करेक्ट ऑप्शन क्या है आपका सेकंड, 19वें का बच्चे दूसरा ऑप्शन करेक्ट होगा। देखिए बच्चे क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन मूव विद अ कांस्टेंट स्पीड v अलोंग अ सर्कल ऑफ द रेडियस 2r। कह रहा है कि इस मैग्नेटिक मूवमेंट, आपसे मैग्नेटिक मूवमेंट पूछा है, मैग्नेटिक मूवमेंट क्या होता है दैट इज INA। यहाँ पे n क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स, नंबर ऑफ टर्न्स हम 1 कंसीडर कर लेते हैं, तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक मूवमेंट देगा वो कितना आ जाएगा IA। यहाँ पे जरा धीरे से देखो कि करंट हमको चाहिए। अच्छा I तो रेडियस दे रखा है 2r, तो m इक्वल टू क्या हो जाएगा I इंटू हम लोग निकाल ही सकते हैं, पाई इंटू क्या हो जाएगा आपका 2r का स्क्वायर आ जाएगा। तो जब यहाँ पे आप सॉल्व करोगे तो m का जो वैल्यू दे देगा वो कितना हो जाएगा I इंटू ये हो जाएगा आपका 4πr²। अभी काम करते हैं हम लोग यहाँ से जरा I निकाल लेते हैं, तो देखो जरा I निकालोगे तो क्या होगा, ये I इक्वल टू क्या होता है Q/T। आपको पता है कि टाइम पीरियड मतलब सर्कुलर मोशन की बात हो रही है, तो यहाँ पे जो Q एक्चुअली T होता है वो होता है 2πm अपॉन क्या होगा ये QB ऊपर आ जाएगा, तो ये क्या देगा आपको Q²B अपॉन यहाँ पे हो जाएगा 2πm। ठीक है, अब ये जो I का वैल्यू है जरा ध्यान से देखिए, तो कि सर्कुलर में क्या होता है R इक्वल टू mv अपॉन QB भी होता है, तो यहां से जरा QB को रिप्लेस कर दो, तो QB इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम लोग, ये हो जाएगा आपका mv/r। तो जरा यहाँ पे रख जाओ, तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा दैट इज Q को एक साइड रख लो, और ये हो जाएगा mv अपॉन क्या दे देगा R, और इधर क्या आ जाएगा आपका 2πm। तो एक काम करते हैं हम लोग, यहाँ से m से m चला जाएगा। अब जरा मैग्नेटिक मूवमेंट में रख जाओ, फाइनली जो आपका आंसर आया है दैट इज m इक्वल्स टू ये आ जाएगा यहाँ पे I का वैल्यू कितना है दैट इज QV अपॉन क्या देगा आपको 2πr, और इंटू क्या है आपका 4πr²। तो पाई से पाई चला गया, एक r से r चला गया, और 2 चला जाएगा। ठीक है, तो यह देगा आपको 2qVr। अब देखो Q की जगह चूंकि इलेक्ट्रॉन लिया गया है तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 2eVr। इसका मतलब जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो क्या आ जाएगा आपका फोर्थ। क्या मैग्नेट ऑफ मैग्नेटिक मूवमेंट दे रखा है आपको, यहाँ पे आपसे टॉर्क पूछा हुआ है, तो टॉर्क बच्चे क्या होता है, टॉर्क इज नथिंग बट ये क्या होता है आपका m×b। ये आपको याद रखना है, क्या होगा आपका m×b, जहां पे m का वैल्यू क्या होता है NIA। तो बस सिंपल याद रखना कि एरिया वेक्टर इज द की। ये जो टॉर्क वाले क्वेश्चन होते हैं उसमें एरिया वेक्टर आपको समझना होता है। तो जरा रख जाओ, यहाँ पे m का वैल्यू दे रखा है वो कितना है दैट इज 50i कैप, और यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग 0.5, ये हो जाएगा i कैप प्लस क्या देगा आपको 3j कैप। चलिए हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो i से i का मल्टीप्लाई करोगे तो 0 ही आ जाएगा। अब यहां मल्टीप्लाई करोगे तो क्या देगा 150, और इधर क्या होगा आपका i क्रॉस j होगा। तो आपको पता है कि i क्रॉस j क्या देता है आपको k देता है, तो 150 क्या आ जाएगा आपका k कैप। यही आ जाएगा बच्चे आपका आंसर, जो कि टॉर्क ही पूछा हुआ है, तो ऑप्शन मतलब आपका यूनिट क्या होगा दैट इज न्यूटन मीटर। तो देखो कौन सा ऑप्शन दे रहा है, सेकंड ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पर। कह रहा है कि क्यूरी टेम्परेचर ऑफ आयरन इज द टेम्परेचर बिलो विच इट इज। देखिए एक सिंपल सी बात याद रखो कि जब हम लोग क्यूरी टेम्परेचर की बात करते हैं तो ये हो गया आपका टेम्परेचर, तो बिलो क्यूरी टेम्परेचर ये कुछ ऐसा आता है, कुछ ऐसा ग्राफ जाता है, ये टेम्परेचर होता है आपका क्यूरी टेम्परेचर। मतलब बिलो क्यूरी टेम्परेचर जो आपका सब्सटेंस होता है वो होता है फेरोमैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, और अबव जो क्यूरी टेम्परेचर होता है ये सब्सटेंस हो जाता है बच्चे आपका पैरामैग्नेटिक। कैसा होता है बच्चे आपका पैरामैग्नेटिक। एक सिंपल सी बात है याद रखो। तो इसका मतलब है कि यहां तक ये वाला रीजन होगा आपका फेरोमैग्नेटिक का, और नीचे वाला क्या हो जाएगा आपका पैरामैग्नेटिक। तो आपसे बिलो पूछा हुआ है, तो बिलो मतलब कितना हो जाएगा दैट इज फेरोमैग्नेटिक। तीसरा ऑप्शन ही क्या हो जाएगा आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 पे। कह रहा है कि इफ मैग्नेटिक फील्ड B इक्वल्स टू 0 देन मैग्नेटिक फ्लक्स इज 0। ऑब्वियस सी बात है, जो आप जानते हो कि मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है दैट इज BA cos थीटा, ये होता है आपका मैग्नेटिक फ्लक्स। तो जब B 0 होगा तो ऑलवेज आपको फ्लक्स जो देगा वो 0 देगा, जाहिर सी बात है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, असर्शन तो आपका करेक्ट है। कह रहा है कि मैग्नेटिक फ्लक्स इज 0, अगर मैग्नेटिक फ्लक्स 0 है तो फील्ड इज 0। मतलब ये देखो, अगर फाई आपका क्या है दैट इज फाई क्या होता है BA cos थीटा होता है, चूंकि ये थीटा पे भी तो डिपेंड करेगा। अब थीटा भी जब क्या होगा
भले ही बी मैग्नेटिक फील्ड मतलब आपको कुछ वैल्यू देगा, तो वहां पे थीटा का सपोज करो 0, थीटा का क्या दे दिया आपको 90 डिग्री दे दिया, 0 नहीं सॉरी, यहाँ पे क्या दे दिया आपको 90 डिग्री, तो cos 90 तो 0 हो गया, तो फ्लक्स क्या आ गया 0 आ गया, मतलब बी तो नॉन जीरो था, यहाँ पे बी क्या था नॉन जीरो, लेकिन आपका फ्लक्स दे दिया। इसका मतलब क्या है कि मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हो, अगर 0 है तो मैग्नेटिक फील्ड नेसेसरी नहीं है कि 0 होनी चाहिए, तो बच्चे ये क्या हो जाएगा आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। तो assertion इज ट्रू बट द रीजन इज फॉल्स, मतलब पहला ऑप्शन ही क्या होगा आपका करेक्ट होगा। देखो बच्चे क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है कि लेंथ एल ऑफ ए वायर कैरीज अ स्टेडी करंट आई, इट इज अ बेंट फर्स्ट टू फॉर्म अ सर्कुलर प्लेन ऑफ 1 टन, और कह रहा है कि फिर इसके बाद डबल इसका किया गया है, तो पहले आपका प्लेन वायर था और इसको आप सर्कुलर फॉर्म में कन्वर्ट किया गया है, तो इसका रेडियस क्या दे रखा है आपको, दैट इज स्मॉल आर कंसीडर कर लेते हैं। मान लेते हैं कि आपका पहला लेंथ क्या था एल था, अब किसके इक्वल होगा, ये 2 पाई आर के इक्वल होगा, तो आप आर इक्वल टू यहां से निकाल सकते हो, क्या देगा आपको एल अपॉन 2 पाई। अच्छा सेंटर पे जरा इसके मैग्नेटिक फील्ड निकालो, मान लेते हैं ये क्या है आपका B1, तो B1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये वैल्यू दे देगा आपको म्यू नॉट आई अपॉन क्या आएगा आपका 2 स्मॉल आर, ये आपको कुछ वैल्यू दे देगा। अब ये जो आर की वैल्यू आपने निकाली जरा यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो, तो जो B1 इक्वल टू आएगा ये कितना हो जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन ये क्या हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा एल अपॉन 2 पाई, तो ये 2 से 2 चला गया, तो जो B1 का वैल्यू आएगा वो कितना आ जाएगा पाई टाइम्स म्यू नॉट आई अपॉन क्या आ जाएगा आपका एल, ये आ जाएगा इक्वेशन फर्स्ट। अब कह रहे हैं कि यहाँ पे वाइंडिंग कर दी गई है और स्मॉलर रेडियस रखा गया है, डबल वाइंडिंग की गई है, ठीक है। अब इसका रेडियस हम मान लेते हैं क्या है बच्चे आपका आर डैश, अगेन ये जो एल होगा वो किसके इक्वल होगा आपका 2 इंटू 2 पाई आर डैश के इक्वल होगा, तो आर डैश का वैल्यू जो आएगा वो कितना हो जाएगा यहाँ पे एल अपॉन 4 पाई। अब यहाँ से जब मैग्नेटिक फील्ड निकालोगे तो B2 इक्वल टू क्या देगा, ये हो जाएगा आपका म्यू नॉट, अब देखो चूंकि डबल कॉइल है तो आपका करंट क्या हो जाएगी डबल हो जाएगी, मतलब यहाँ पे आ जाएगा 2 आई अपॉन 2, आर डैश का वैल्यू कितना हो जाएगा यहाँ पे एल अपॉन 4 पाई, तो ये आपका चला जाएगा 2 बचेगा, 2 पाई ऊपर आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 4 टाइम्स पाई म्यू नॉट आई अपॉन क्या दे देगा आपको एल, मतलब B2 का वैल्यू क्या हो जाएगा 4 टाइम्स B1 हो जाएगा, B2 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा आपका 4 टाइम्स B1, तो यही हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, जो कि ये बच्चे आपका ऑप्शन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है मैग्नेटिक फील्ड dB ड्यू टू अ स्मॉल करंट एलिमेंट dl एट अ डिस्टेंस r एंड द एलिमेंट कैरिंग करंट। बच्चे ये सीधे सीधे आपसे बायो सेवर्ट लॉ पूछा हुआ है, तो बायो सेवर्ट लॉ में हम लोग स्मॉल एलिमेंट जो करंट लेते हैं एंगल कंसीडर कर लेते हैं बच्चे थीटा, ये हो गया आपका रेडियस वेक्टर, तो यहां से जो मैग्नेटिक फील्ड निकल के आती है बच्चे क्या होती है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई, और वेक्टर फॉर्म में इसको लिखे तो क्या होता है dl इंटू क्या होता है आपका r अपॉन क्या देगा आपको r क्यूब, ठीक है। ये होता है आपका बेसिकली बायो सेवर्ट प्रिंसिपल, ठीक है। करंट का डायरेक्शन हम कंसीडर कर लेते हैं बच्चे ये है, तो आई थिंक फोर्थ ऑप्शन दे रहा है आपको, तो फोर्थ ऑप्शन ही क्या होगा आपका करेक्ट हो जाएगा। तो बच्चे ये थे आपके 25 क्वेश्चन, और इसके बाद तो आपका डिस्कशन जो है वो अनय सर कराएंगे। सो थैंक यू सो मच बच्चों। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब, स्वागत है आप सभी का। तो आज हम बात कर रहे हैं अपने पेपर CRT 40 की, जो कि फिजिक्स का पेपर है। टॉपिक है मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म एंड मैटर। तो ये मैग्नेटिक्स की यूनिट है, इसमें हम लोग बात करेंगे 1 to 25 क्वेश्चन हमारे साथ शिवम सर ने डिस्कस कर लिए हैं। अब मैं आपके साथ 26 to 50 मतलब कि अगले 25 क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहा हूं। तो इसी के साथ चलिए शुरू करते हैं हम लोग अगले क्वेश्चंस, और बात करते हैं कि क्या दिया हुआ है और किस तरीके से हम लोगों के पास क्वेश्चंस आते हैं इसमें। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 26, और क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे, अ चार्ज q कूलम मूव्स इन अ सर्कल एट n revolutions per second and the radius of the circle is r meter, then the magnetic field at the center of the circle is। मैग्नेटिक फील्ड बतानी है हमें इसके सेंटर पे, ठीक है, सर्किल के सेंटर पे। तो सर्किल के सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो होती है B इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2r। कितनी होती है, म्यू नॉट आई अपॉन 2r, ये हमारी मैग्नेटिक फील्ड होती है इसके सेंटर पे। तो I यहाँ पे हमें दिया नहीं हुआ है, तो I हमारे पास कितना होगा, देखो हमें दिया हुआ है चार्ज और n रिवॉल्यूशंस पर सेकेंड, तो यहाँ पे हमारे पास I करंट हो जाएगा Q इंटू n के बराबर। कितना हो जाएगा, Q इंटू n के बराबर। हम लोग यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे, म्यू नॉट इंटू क्यू एन अपॉन 2r। अब ये देखो यहाँ पे वैल्यूज क्या क्या है हमारे पास, ऑप्शन क्या दिया हुआ है, 10⁻⁻⁷ 2 पाई q अपॉन
आर इस तरीके से दिया हुआ है। चलो हम लोग म्यू नॉट की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं, क्या होगी 4 पाई इंटू 10 की पावर माइनस 7 इंटू क्यू एन अपॉन 2r। इसको देखो 2 से ये यहाँ पे 2 चला जाएगा। अब इसको रीअरेंज कर लेते हैं इसके टर्म्स में, तो देखो कैसे आ जाएगा 2 पाई क्यू इंटू एन अपॉन आर इंटू 10 की पावर माइनस 7 न्यूटन पर एम्पियर मीटर। तो यहाँ पे देखो अब कौन सा ऑप्शन मिल रहा है, 2 पाई क्यू एन अपॉन आर इंटू 10 की पावर माइनस 7, ऑप्शन थर्ड हमें यहाँ पे आंसर मिल रहा है। ठीक, बढ़ते हैं इसी के साथ अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, अ करंट आई एम्पियर फ्लोज इन अ सर्कुलर आर्क ऑफ वायर हुज रेडियस इज आर which subtend an angle 3 pi by 2 radian at its center. The magnetic induction B at the center is एक सर्कुलर आर्क दे रखी है, पूरा सर्कल दिया है, 1/4 पार्ट उसे हटा दिया गया है और पूछ रहा है कि सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी। अभी हमने बताया था कि सेंटर पे, सर्कल के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड होती है बी म्यू नॉट आई अपॉन 2r। अब यहाँ पे देखो कि उसने 1/4 पार्ट हटा दिया गया है, तो रेशियो ऑफ एंगल जो हमारे पास यहाँ पे बचा है वो कितना 3/4 बचा है। ऑलरेडी दिख रहा है हमें कितना बचा होगा, 3/4 यहाँ पे बचा हुआ है। कैसे निकालेंगे वो देखो, रेशियो ऑफ एंगल कैसे निकलता है ये सुन लो। तो एंगल ऑफ आर्क अपॉन 2 पाई, एंगल ऑफ आर्क हमें यहाँ पे कितना दे रखा है 3 पाई बाय 2 दे रखा है, 3 पाई बाय 2 दे रखा है अपॉन 2 पाई, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा 3/4। यही हमने बोला कि 3/4 बचा हुआ है, वो हमें दिख भी रहा है। अब सुनो क्या बताना था, मैग्नेटिक फील्ड बताना है इस आर्क का। तो कैसे बता देंगे, ये सेंटर पे होती है इंटू 3/4 कर देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, देखो म्यू नॉट आई अपॉन 2r इंटू 3/4। वैल्यूज पुट करेंगे हम लोग यहाँ पे, तो कितना आ जाएगा, वैल्यू पुट करेंगे तो आ जाएगा 3 म्यू नॉट आई अपॉन 8r अपॉन कितना 8r। ऑप्शन कौन सा बन रहा है हमारे पास यहाँ पे, फोर्थ ऑप्शन। ऑप्शन कौन सा बन रहा है, फोर्थ ऑप्शन बन रहा है। बढ़ते हैं इसी के साथ अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, अ हीलियम न्यूक्लियस मेक्स अ फुल रोटेशन इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 0.8 मीटर इन 2 सेकेंड्स। ठीक है, एक हीलियम का न्यूक्लियस है जो कि पूरा रोटेशन करता है यहाँ पे 2 सेकेंड में। कितना, 2 सेकेंड में पूरा रोटेशन करता है। द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द सर्किल विल बी, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बतानी है सेंटर पे। ठीक भैया, B इज इक्वल टू होता है म्यू नॉट आई अपॉन 2r, और I यहाँ पे हमें कितना होगा, I इज इक्वल टू चार्ज, कितना चार्ज है, कितना चार्ज है हमारे पास, हीलियम का न्यूक्लियस है, हीलियम में चार्ज कितना होगा 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर, तो 2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 हो जाएगा। ठीक है, और I इज इक्वल टू Q बाय टी के बराबर, तो वहाँ पे 2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 अपॉन 2 सेकेंड में कर रहा था, तो ये हमारे पास कितना बचा करंट, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 के बराबर बचा। अब यहाँ पे वैल्यूज पुट करो, म्यू नॉट इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 अपॉन 2r अपॉन 2, r के बराबर बचा। r यहाँ पे हमारे पास है कितना 0.8 के बराबर, r हमारे पास कितना है 0.8 के बराबर, तो म्यू नॉट इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 अपॉन 2 इंटू 0.8। ठीक, अब देखो 2 इंटू 0.8 और 1.6 ये हमारा कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना 10⁻⁻19 म्यू नॉट, 10⁻⁻19 म्यू नॉट। तो ऑप्शन सेकंड हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सेकंड हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं इसी के साथ अगले क्वेश्चन पे।
A solenoid at 1.5 meter length and 4 centimeter diameter possesses 10 turns per centimeter. क्या दिया हुआ है? 10 turns per centimeter दिया हुआ है. ठीक, ये आपको सेंटीमीटर में दे रखा है, यहाँ पे आपको मीटर में दे रखा हुआ है. ठीक है. A current of 5 ampere is flowing through it. The magnetic induction at axis inside the solenoid is. सोलेनॉइड के अंदर एक्सिस में हमें बताना है कि मैग्नेटिक इंडक्शन कितना हो रहा होगा. सुनो भैया, यहाँ पे होता है फॉर्मूला B इज इक्वल टू म्यू नॉट एन इंटू आई. B इज इक्वल टू म्यू नॉट एन इंटू आई. अब n यहाँ पे हमारे पास क्या है? नंबर ऑफ टर्न्स से बराबर है. नंबर ऑफ टर्न्स पर सेंटीमीटर दे रखा है, तो नंबर ऑफ टर्न्स पर मीटर कितना होगा हमारे पास? तो n इज इक्वल टू 10 इंटू 100 कर देंगे सेंटीमीटर में मीटर, तो यहाँ पे आ जाएगा 1000 टर्न्स पर मीटर. 1000 टर्न्स पर मीटर आ जाएगा. अब वैल्यूज यहाँ पे पुट कर दो. म्यू नॉट की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 4 इंटू 10 की पावर -7. n आ गया हमारे पास 1000 और i हमारे पास है 5. i हमारे पास है 5. 5 4 20. 20 इंटू 10 की पावर 3, ये 7, ये तो बचा 4. तो 4 और यहाँ पे ये ऐसे जाएगा. 4 पाई है, पाई 2 पाई इंटू 10 की पावर 2 पाई इंटू 10 की पावर -4, 10 की पावर -3 बचेगा. 2 पाई इंटू 10 की पावर -3 फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा. देखो भाई, मैग्नेटिक्स में जो भी क्वेश्चंस आते हैं सबके सब मैक्सिमम, अगर न्यूमेरिकल पार्ट की हम बात करें तो न्यूमेरिकल में जितने भी क्वेश्चंस आते हैं वो हमारे सारे आते हैं कैसे? फॉर्मूला बेस्ड ही आते हैं. तो फॉर्मूला आप देख रहे हो, हर जगह डायरेक्ट फॉर्मूला लग रहा है और आंसर हमारा आ रहा है. ठीक, तो बढ़ते हैं इसी के साथ अगले क्वेश्चन पे. बहुत इजी से क्वेश्चन है. अब सुनो, ये आया थ्योरेटिकल क्वेश्चन. थ्योरेटिकल क्वेश्चन में भी एक फॉर्मूला ही छुपा है. फील्ड इनसाइड अ सोलेनॉइड इज किसके प्रोपोर्शनल है ये पूछ रहा है. डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू करंट. अब सुनो, अभी हमने फॉर्मूला बताया था B इज इक्वल टू म्यू नॉट n इंटू आई. तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है हमारा नंबर ऑफ टर्न्स के और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है हमारा करंट के. तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल नंबर ऑफ टर्न्स नहीं है, लेंथ यहाँ पे आई नहीं रही है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट आ गया और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू करंट नहीं. ठीक, ये हमारा आंसर हो गया. ये भी फॉर्मूला बेस्ड ही था, फॉर्मूला देख के ही कर सकते हैं. आप सुनो, in the figure shown the magnetic induction at the center of the arc due to the current in portion AB will be. AB पोर्शन की वजह से इस सेंटर O पे यहाँ पे कितना मैग्नेटिक इंडक्शन हो रहा होगा. डायरेक्ट करें कि फॉर्मूला लगाएं और पूरा सॉल्व करें? पहले डायरेक्ट देख लो. 0 होगा. क्यों होगा? इसको आप थोड़ा सा आगे एक्सटेंड करोगे, जब इस चीज़ को आप जब थोड़ा सा आगे एक्सटेंड करोगे तो देखोगे जो AB का करंट है वो उसी लाइन पे ही आपका O यहाँ पे मिल रहा है. जो AB आपका करंट है उसी लाइन पे आपका O मिल रहा है. तो यहाँ पे आपका करंट सेम लाइन पे होने की वजह से साइन थीटा की जो वैल्यू होगी, साइन थीटा की जो वैल्यू होगी वो 0 डिग्री बन रही है. 0 डिग्री बन रही है तो थीटा इज इक्वल टू 0 आ जाएगा. ये वैल्यू हमारी 0 हो जाएगी तो हमारा मैग्नेटिक इंडक्शन भी यहाँ पे 0 हो जाएगा. और अगर इसको हम सॉल्व करने जाएंगे तो एक एग्जांपल से समझना, ये आपका करंट कैरिंग वायर है, इस तरीके से करंट कैरी कर रहा है. इस पॉइंट P पे हमें बताना है कि मैग्नेटिक इंडक्शन कितना हो रहा होगा. तो हम क्या करते हैं, एक छोटा सा एलिमेंट DL यहाँ पे ले लेते हैं और इस तरीके से इसको जोड़ते हैं और ये वेक्टर R होता है हमारा यहाँ से.
तो अब हम बताते हैं कि यहाँ पे कितना मैग्नेटिक इंडक्शन हो रहा होगा। ये यहाँ से थीटा एंगल पे है, तो हम क्या लिखते हैं यहाँ पे, dB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई, और ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, dl क्रॉस r। अब ये dl क्रॉस r क्या है, फिर क्या है यहाँ पे, तो सुनो, dl का मैग्नीट्यूड इंटू dr का मैग्नीट्यूड इंटू r का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू होता है इंटू साइन थीटा, इंटू क्या, साइन थीटा। अब मान लो यही पॉइंट P यहाँ की बजाय यहाँ पे होता, इसी सेम लाइन पे पॉइंट P लाई कर रहा होता, तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू क्या हो जाती, 0 हो जाती, क्योंकि अलोंग द करंट कैरिंग वायर था। तो अब सुनो, 0 हो जाती, तो साइन 0 इज 0, तो ये पूरा मैग्नेटिक इंडक्शन की वैल्यू भी क्या हो जाती हमारी, 0 हो जाती। क्या बात समझ में आई? बात समझ में आई? इजी सा क्वेश्चन था। तो हमारे अगर सेम लाइन पे ही पूछ रहा होगा, अगर वो सेम लाइन पे ही पूछ रहा होगा मैग्नेटिक इंडक्शन, तो वो हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी, 0, क्योंकि साइन थीटा 0 हो जाएगा, तो वो वैल्यू पूरी 0 कर देगा। बढ़ते हैं अगले सवाल पे। द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स क्लोज टू अ स्ट्रेट कंडक्टर कैरिंग करंट विल बी। स्ट्रेट कंडक्टर है, ठीक, इसमें क्या होगा, अलोंग द लेंथ ऑफ द कंडक्टर, नहीं भैया, रेडियली आउटवर्ड्स, नहीं, सर्कुलर इन अ प्लेन परपेंडिकुलर टू द कंडक्टर, हाँ भैया, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होती हैं सर्कुलर होती हैं, उनके हमेशा सर्कुलर होती हैं, रेज में नहीं होती हैं, तो ये रेडियली आउटवर्ड्स नहीं होगा, ठीक। अलोंग द लेंथ ऑफ द कंडक्टर नहीं बनेगी, हेलिकल नहीं बनेगी। हेलिकल क्यों नहीं बनेगी, वो भी देख लो, कि जो ये आएगी आपकी लाइंस, वो आप यहाँ पे जब फिंगर्स को अपने राइट हैंड रूल से जब आप फिंगर्स को कर्ल करोगे, तो ये जो कर्ल होती हैं, यही आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन बताती हैं, और ये आपकी सर्कुलर में होती हैं, और प्लेन के परपेंडिकुलर बनती हैं, इसलिए आपका ऑप्शन 3 आएगा, ठीक। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। At a distance 10 centimeter from a long straight wire carrying current, the magnetic field is 0.04 Tesla. At the distance 40 centimeter, the magnetic field will be 10 सेंटीमीटर पे 0.04 टेस्ला है, पूछ रहा है कि 40 सेंटीमीटर पे कितनी होगी। तो अभी देखो, हमने बताया कि लॉन्ग स्ट्रेट वायर होगा, तो यहाँ पे होगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2i अपॉन जो भी उसकी लेंथ होगी, L मान लो, D मान लो, जो इच्छा हो वो मान लो, ठीक। अब सुनो, यहाँ पे जो आ रहा है वो B1 अपॉन B2 इज इक्वल टू L2 अपॉन L1 के बराबर होगा, ठीक। L2 अपॉन L1 के L2 कितना है, 40 है, और L1 कितना है, 10 है। अब सुनो, B2 बताना है, B2 इज इक्वल टू हमारे पास कितना हो जाएगा, B2 हमारे पास यहाँ पे कितना हो जाएगा, 0.04 है, और ये हमारे पास 4 है, तो 0.04 अपॉन 4 इज इक्वल टू 0.01 टेस्ला के बराबर आ जाएगा। 0.01 टेस्ला के बराबर आंसर आ जाएगा। 33 का आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट। कोई दिक्कत नहीं। बढ़ते हैं इसी के साथ अगले क्वेश्चन पे। A uniform wire is bent in the form of a circle of radius r. ठीक बात है। A current I enters at A and leaves at C. एक करंट I है जो कि A पे एंटर कर रही है और C से छोड़ रही है। If the length ABC is half of the length ADC. ये जो ABC लेंथ है आपकी, ये हाफ है इसके AD और C के,
लेंथ ए बी सी इज हाफ ऑफ लेंथ ए डी सी, ये बोल रहा है। द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ओ विल बी, मैग्नेटिक फील्ड बतानी है सेंटर ओ पे। तो सेंटर पे अब अगर सर्कुलर है तो हमारे पास कितना होता है, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 2 पाई इंटू आई बाय आर, ये होती है इंटू आई बाय आर। अब सुनना मेरी बात ध्यान से, जब यहाँ पे जा रहा है तो करंट इस तरफ से जा रहा है, और जब यहाँ से जा रहा है तो करंट इस तरफ को जा रहा है। यहाँ पे करंट हम I2 मान लेते हैं और यहाँ पे करंट हम I1 मान लेते हैं। ठीक, ये एंगल जो हमारा है 120 डिग्री हो गया और ये बचा हुआ एंगल हमारा 240 डिग्री हो गया। ठीक, इतनी बात समझ में आई, इतनी बात समझ में आई। ठीक, अब ए और सी के अक्रॉस अगर हम पोटेंशियल देखेंगे तो दोनों का सेम होगा। हमें यहाँ पे जरूरत पड़ेगी आई निकालने की, तो आई निकाल लेते हैं। आई कैसे निकालेंगे, पोटेंशियल दोनों में सेम है, तो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग I1 R1 इज इक्वल टू I2 R2 हो जाएगा। R हमारे पास होता है R इज इक्वल टू रो L बाय ए, तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, I1 L1 इज इक्वल टू I2 L2 के बराबर। बोलो होगा कि नहीं होगा। अब हमें मालूम है कि L1 हमारा 2 टाइम्स ऑफ L2 है, तो I1 टू 2L इज इक्वल टू I2 इंटू L से L कैंसिल हो जाएगा, तो I2 जो है हमारा 2 टाइम्स ऑफ I1 आ गया। I2 जो है हमारा 2 टाइम्स ऑफ I1 आ जाएगा। ये तो हमारी एक इक्वेशन हो गई। I1 और I2 दो हैं तो 2 इक्वेशन बनेंगी। हमें मालूम है कि I1 प्लस I2 इज इक्वल टू I के बराबर है। अब I1 हमारा कितना आ गया, I1 हमारा I1 है प्लस I2 हमारा कितना आ गया, 2 टाइम्स ऑफ I1, तो ये हमारा I के बराबर, तो 3 टाइम्स ऑफ I1 इज इक्वल टू I है, 3 टाइम्स ऑफ I1 इज इक्वल टू हमारा I है, तो I1 इज इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा, I बाय 3, तो I2 हमारा कितना हो जाएगा, I2 हमारा यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2I बाय 3। चलो I1 और I2 आ गया। अब यहाँ से जब हम कर रहे हैं तो अंदर की ओर, यहाँ से जब हम कर रहे हैं तो बाहर। यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी वो कहाँ की ओर, बाहर की ओर आएगी, और यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी वो अंदर की ओर आ रही होगी। इतनी बात भी समझ में आती है। चलो बी इनसाइड कितना हो जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू 2I1 अपॉन 2I2 अपॉन R इंटू कितना है ये 1/3। ठीक, बी आउटसाइड की बात करें तो कितना हो जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू 2I1 अपॉन R इंटू कितना है ये नीचे वाला 2/3। 240 कितना हो जाएगा 2/3। अच्छा ये 1/3 और 2/3 कैसे आया, 120/360 अभी जो एंगल ऑफ आर्क अपॉन रेडियस वो 2 पाई करके दिखाया था वही है। ठीक, तो ये 1/3 और वो 240/360 होगा, तो ये 2/3 हो जाएगा। ठीक, सुनना अब सॉल्व करो। I1 और I2 की वैल्यू पुट करते हैं। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू 2 टाइम्स ऑफ I2 कितना है 2I/3 इंटू 3 इज इक्वल टू यहाँ पे कितना है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू 2I/3 इंटू 3 2/3। अब ये 2 2 ज़ा 4, ये 4 कट गया, 2 2 ज़ा 4, ये 4 कट गया, बचा कितना दोनों म्यू नॉट बाय पाई I/9, म्यू नॉट बाय पाई I/9। नेट मैग्नेटिक फील्ड कितना हो गया, B नेट कितना हो गया, B आउटसाइड माइनस B इनसाइड। ठीक, कितना म्यू नॉट अपॉन पाई इंटू I/9 माइनस म्यू नॉट अपॉन पाई इंटू I/9
दोनों आपस में माइनस हो जाएंगे, इज इक्वल टू बचेगा 0। ऑप्शन फर्स्ट आंसर। इक्वल और अपोजिट डायरेक्शन में आएंगे, दोनों की मैग्नेटिक इंडक्शन की वैल्यू इक्वल आएगी बट अपोजिट डायरेक्शन में आएगी, तो नेट कितना हो जाएगा हमारे पास? 0। क्या बात समझ में आई? बढ़ते हैं इसी के साथ अगले सवाल पे। कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला हुआ है, आप आराम से डाउट पूछ सकते हैं। चल, magnetic field due to 0.1 ampere current flowing through a circular coil of radius 0.1 meter and 1000 turns at the center of the coil is। ठीक भाई, अच्छी बात। क्या कह रहा है? मैग्नेटिक फील्ड बतानी है, 1.1 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है एक सर्कुलर कॉइल में जिसका कि रेडियस भी 0.1 मीटर है और टर्न्स कितने हैं? 1000। तो भैया ये फॉर्मूला हमारे पास क्या आता है? म्यू नॉट एन आई अपॉन 2r आता है। B इज इक्वल टू म्यू नॉट आई बाय 2r आता है। नंबर ऑफ टर्न्स की बात हो गई तो n से मल्टीप्लाई हो जाता है, तो वैल्यूज रख देंगे यहाँ पे वैल्यूज रख देंगे क्या? 4 पाई इंटू 10 की पावर -7 इंटू आई कितना है? 0.1 इंटू एन कितना है हमारे पास? 1000 अपॉन 2 इंटू रेडियस हमारे पास कितना है? 0.1। 0.1 से 0.1 कैंसिल, ये 2 से यहाँ पे 2 आ जाएगा। अब देखो 2 इंटू पाई हमारे पास 3.14 मतलब 6.28। 2 इंटू 3.14 इज 6.28 और -7 और ये +3 तो -4, तो आंसर आ जाएगा 6.28 इंटू 10 की पावर -4 टेस्ला। ऑप्शन थर्ड हमारे पास आंसर हो जाएगा। ऑप्शन थर्ड हमारे पास आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं इसी के साथ अगले सवाल पे। A circular coil A has a radius r and current flowing through it is I. Another circular coil B has a radius 2r and if 2I is the current flowing through it, then the magnetic field A fields at the center of the circular coil are in the ratio of BA to BB। चल ठीक है, BA अपॉन BB बताना है भाई। हमें मालूम है अभी सर्कुलर कॉइल के सेंटर पे कितनी होती है? B इज इक्वल टू होता है म्यू नॉट आई अपॉन 2r, मतलब कि B डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है I अपॉन R के। तो यहाँ पे देखो IA अपॉन IB इंटू RB अपॉन RA हो जाएगा। वैल्यूज हमारी देख लो क्या हो जाएगी, ये I है, ये 2I है इंटू ये 2R है और ये R है। R से R कैंसिल, सॉरी 2 से 2 कैंसिल, R से R कैंसिल, I से I कैंसिल, तो यह बच्चा 1:1। ऑप्शन फोर्थ आंसर। क्या बात समझ में आई? पढ़ते हैं जल्दी से अगले सवाल पे। अगला सवाल हमारा क्या रहा है? 1 टेस्ला इज इक्वल टू, अरे राम रे, आंख बंद करो और लगा दो आंसर, 10 की पावर 4 गॉस। 10 की पावर 4 गॉस के बराबर। बढ़ते हैं अगले सवाल पे। द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ अ कॉइल ऑफ n टर्न्स बेंट इन द फॉर्म ऑफ अ स्क्वायर ऑफ साइड 2l कैरिंग करंट I इज। ये एक स्क्वायर में बन गया है, करंट इसमें I दौड़ रहा है और लेंथ इसकी हो गई है 2l। लेंथ इसकी कितनी हो गई है? 2l के बराबर। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब अगर एक साइड के हिसाब से हम बात करें तो बी साइड हम देख लेते हैं, यहाँ पे कितना आएगा? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई बाय 2l/2। तो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, l बचेगा केवल, इंटू साइन 45 इंटू साइन 45, क्योंकि इसके सेंटर पे पूछ रहा है। यहाँ से ये कितना 90 था, तो ये बचेगा कितना 45 डिग्री। अब सुनो, सॉल्व कर दो इसको। क्या सॉल्व कर दो? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू 2i अपॉन एल हो गया। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू 2i बाय
एल इंटू 1/√2, ये कैंसिल होके यहाँ पे √2, तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू √2i/L, ये एक साइड का हो गया। अब टोटल बताना है तो B नेट इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ B साइड का हो जाएगा, तो 4 इंटू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू √2i/L, 4 से 4 यहाँ पे कैंसिल, तो हमारे पास आंसर आएगा म्यू नॉट अपॉन पाई L इंटू √2i इंटू n भी तो नंबर ऑफ टर्न्स भी तो हैं, इंटू n, है ना। √2i, फर्स्ट ऑप्शन आंसर आ जाएगा। कितना आंसर आ जाएगा? फर्स्ट ऑप्शन, √2 म्यू नॉट ni अपॉन पाई L। बढ़ते हैं अगले सवाल पे। A and B are the two concentric circular conductors of center O and carrying current I1 and I2 as shown in the adjacent figures. If the ratio of their radii is 1:2 and the ratio of flux densities at O due to A and B is 1:3, then the value of I1 upon I2। भैया जी B1 यहाँ कर देते हैं, B1 अपॉन B2 इज इक्वल टू I1 अपॉन I2 इंटू R2 अपॉन R1। यहाँ पे वैल्यू देखो, ये है हमारा 1/3 के बराबर, I1 अपॉन I2 हमें बताना है, इंटू R2 हमारा 2/1 के बराबर, ये 2 इधर जाएगा तो 1/6 हो जाएगा, तो I1 अपॉन I2 जो है हमारा 1:6 आएगा। ऑप्शन फर्स्ट हमारा आंसर हो जाएगा। लो सवाल इतना बड़ा बड़ा दिखता है, छोटा सा आंसर होता है, ठीक। तो इसी के साथ बढ़ते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल है हमारे पास, टू इनफाइनाइटली लॉन्ग पैरेलल वायर्स कैरी इक्वल करंट्स इन द सेम डायरेक्शन, द मैग्नेटिक फील्ड एट अ मिड पॉइंट इन बिटवीन द टू वायर्स इज। एक वायर ये है, एक वायर ये है, दोनों में सेम डायरेक्शन में करंट जा रहा है और मिड पॉइंट पे उसने करंट पूछा है। तो यहाँ से देखेंगे कि ये करंट जा रहा है, ये डायरेक्शन है इसके जहाँ पे हमें निकालना है, तो इधर से आउटवर्ड्स, इधर से अगर हम देखेंगे तो ये करंट जा रहा है, इधर ये पॉइंट है जहाँ निकालना है, तो यहाँ से इनवर्ड्स, एक साइड से आउटवर्ड्स एक साइड से इनवर्ड, दोनों इक्वली होंगे, तो क्या आ जाएगा आंसर हमारे पास? 0। आंसर क्या आ जाएगा? इक्वल टू नेट 0। क्या बात समझ में आई? क्या बात समझ में आई? आ गई हो तो आगे बढ़े। अगला सवाल है हमारे पास यहाँ पे कि a wire in the form of a square of side A carries a current I, then the magnetic induction at the center of the square wire is। देखो भैया, ये स्क्वायर है, साइड इसकी A है, इसमें करंट I दौड़ रहा है इस तरीके से। अब हमें यहाँ पे बताना है कि कितना होगा। ये 90 डिग्री, तो ये 45, ये भी 45। अब सुनो कितना होता है, B इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4π2I/A/2 इंटू साइन 45 प्लस साइन 45, ये एक साइड के लिए हो गया है हमारा। तो यहाँ से साइन 45 हमारा कितना, √1/√2 होता है। तो ये B हमारा आ जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4π इंटू 2 और 4 ऊपर से कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारा B आ जाएगा हमारे पास कितना, म्यू नॉट अपॉन 2π इंटू √2I/A, कितना आएगा, √2I/A। तो अब सुनो, ये हमारा एक मिनट B इज इक्वल टू हमारे पास कितना होगा यहाँ पे, म्यू नॉट अपॉन 4π इंटू B इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4π इंटू I/A/2 इंटू साइन
45 के बराबर, साइन 45 के बराबर। अब देखो यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं साइन 45, और ये हमारी हो जाएगी म्यू नॉट अपॉन 4 साइन 45 प्लस साइन 45 के बराबर। अब यहाँ से ये हमारा हो जाएगा आई बाय टू आई बाय ए इंटू 2i/a, और ये यहाँ से कैंसिल हो जाएगा तो 2 इंटू √2/2 साइन 45 प्लस साइन 45 √2/2। ये तो हमारा वन साइड के लिए हो जाएगा। अब वन साइड के बाद हमें चारों साइड का निकालना है, तो बी नेट हमारे पास हो जाएगा 4 टाइम्स ऑफ बी, तो 4 इंटू म्यू नॉट अपॉन 2 इंटू i/a इंटू √2/2। अब सुनो, इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ से ये हमारा कैंसिल होगा, यहाँ से ये हमारा कैंसिल होगा, तो बचेगा हमारे पास हमारे पास 2 टाइम्स ऑफ i टू √2 म्यू नॉट i अपॉन पाई a, थर्ड ऑप्शन। ठीक, बढ़ते हैं अगले सवाल पर। Two particles x and y having equal charges after being accelerated through the same potential difference enter a region of uniform magnetic field and describes circular path of radius r1 and r2 respectively. The ratio of masses x and y will be। देखो भाई, जब ये इससे जा रहा है r इज इक्वल टू एम वी अपॉन क्यू बी होता है हमारा, r इज इक्वल टू एम वी अपॉन क्यू बी होता है, तो एम वी हमारा कैसे लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पे, √2m क्यू इंटू वी अपॉन क्यू बी। अब यहाँ पे r जो है हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किससे, √m से। तो अब सुनना, मास का रेशियो बताना ना, ठीक है, r1 अपॉन r2 इज इक्वल टू √mx अपॉन my, mx अपॉन my इज इक्वल टू r1 अपॉन r2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। आंसर आएगा हमारा थर्ड। 42 हो गया। 43, if the direction of the initial velocity of a charged particle is neither along nor perpendicular to that of the magnetic field, ना ही उसके along है ना ही उसके perpendicular है, मतलब थीटा ना 0 डिग्री है ना 180 डिग्री होगा और ना 90 डिग्री है। अगर इन एंगल्स में कुछ भी नहीं है तो जो पाथ होगा उसका, देन द ऑर्बिट जो भी होगी वो हेलिकल पाथ बनाएगी। कैसी बनाएगी, हेलिकल पाथ बनाएगी। बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अ चार्ज पार्टिकल मूव्स विद अ वेलोसिटी v इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड b, द मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द पार्टिकल इज। एक चार्ज पार्टिकल है, वेलोसिटी v है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड b है, मैग्नेटिक फोर्स उसमें पूछा है, तो F इज इक्वल टू होता है Q V क्रॉस B के बराबर, V क्रॉस B के बराबर। अब देखो V और B आपस में परपेंडिकुलर होंगे तो ऑलवेज जीरो नहीं होगा, नेवर जीरो नहीं होगा। जीरो इफ B एंड V आर परपेंडिकुलर, जी नहीं। जीरो इफ B एंड V आर पैरेलल, जी हाँ।
परपेंडिकुलर होगा तो भैया मैक्सिमम वैल्यू देगा, और पैरेलल होगा तो वो दोनों जीरो देंगे। पैरेलल होगा तो थीटा इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा, थीटा जीरो हो जाएगा तो ये कितना बनता है, क्यू वी बी साइन थीटा, और साइन थीटा अगर जीरो हो गया तो हमारी वैल्यू भी जीरो हो जाएगी, फोर्स भी हमारा जीरो हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल है हमारे पास, अ प्रोटॉन इज मूविंग अलोंग z एक्सिस इन अ मैग्नेटिक फील्ड, द मैग्नेटिक फील्ड इज अलोंग x एक्सिस, द प्रोटॉन विल एक्सपीरियंस अ फोर्स अलोंग। अभी देखो बताया था हमने F इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी होता है। अब सुनो, मूविंग अलोंग z एक्सिस मतलब कि वेलोसिटी जो है वो z एक्सिस की तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड भी हमारी x एक्सिस की तरफ है, तो प्रोटॉन किधर की ओर होगा, y एक्सिस की तरफ होगा, परपेंडिकुलर ही होगा। उस फोर्स इन दोनों के v और b के परपेंडिकुलर लग रहा होता है, तो हमारा y एक्सिस की तरफ होगा। ठीक, x y z, यहाँ पे हमारा क्या v है, यहाँ पे हमारा b है, तो जो हमारा फोर्स होगा वो इस डायरेक्शन में लग रहा होगा। बढ़ते हैं आगे। A magnetic field always exerts a force on a charged particle, never exerts a force on a charged particle, exerts a force if the charged particle is moving across the magnetic field lines, exerts a force if the magnetic field is if a charged particle is moving along the magnetic field lines। भैया अभी थोड़ी देर पहले हमने बताया, अभी थोड़े से पहले हमने बताया F इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा से, अगर वो अलोंग द डायरेक्शन होगा, अलोंग द डायरेक्शन पैरेलल होगा उससे, तो वो जीरो होगा, तो वहाँ पे फोर्स एक्सर्ट नहीं कर रहा होगा। अक्रॉस होगा उसके परपेंडिकुलर होगा तो वहाँ पे फोर्स एक्सर्ट कर रहा होगा, और ये दोनों नेवर और ऑलवेज वाले ऑप्शन तो बनेंगे ही नहीं। ठीक, यहाँ पे नेवर और ऑलवेज वाला ऑप्शन बन ही नहीं रहा। ठीक, बढ़ते हैं अगले सवाल पे। An electron is moving on a circular path of radius r with speed v in a transverse magnetic field B, E upon m का रेशियो बताना है। अभी हमने बताया r इज इक्वल टू एम वी अपॉन क्यू बी, r इज इक्वल टू एम वी अपॉन क्यू बी, ये पढ़ा। ठीक, इलेक्ट्रॉन है तो q की जगह हम क्या लिख सकते हैं, एम वी अपॉन ई बी। ठीक, E अपॉन m का रेशियो बताना है, E अपॉन m इज इक्वल टू हमारे पास यहाँ पे हो जाएगा क्या, V अपॉन आर बी, V अपॉन आर बी या बी आर। देखो ऑप्शन कौन सा बन गया, फर्स्ट, 47th का फर्स्ट। अगला क्वेश्चन, एन इलेक्ट्रॉन एंटर्स अ मैग्नेटिक फील्ड हुज डायरेक्शन इज परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, देन, सुनो, एक इलेक्ट्रॉन मैग्नेटिक फील्ड में अंदर जा रहा है और उसका डायरेक्शन परपेंडिकुलर है वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, देन स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रॉन विल इंक्रीज, नहीं, स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रॉन विल डिक्रीज, नहीं। सुनो, जब वो उसके अंदर जा रहा है तो ये मैग्नेटिक फोर्स कोई भी वर्क नहीं कर रहा है, कोई भी वर्क नहीं होगा तो उसकी काइनेटिक एनर्जी में चेंज नहीं हो रहा होगा, काइनेटिक एनर्जी में चेंज नहीं हो रहा होगा तो स्पीड बढ़ने या घटने का कोई सवाल उठता ही नहीं है। अगला देखो, स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रॉन रिमेन द सेम, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन रिमेन द सेम हो सकता है हमारे पास। अगला क्या लिखा है, वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन रिमेन द सेम, जी नहीं। सुनो, जो मैग्नेटिक फोर्स होगा वो हमारा जो डायरेक्शन होगी इलेक्ट्रॉन की उसको बदलेगा, और डायरेक्शन बदलेगा, दैट मीन्स हमारा डायरेक्शन बदल रहा है, मैग्नीट्यूड नहीं बदल रहा है, मैग्नीट्यूड नहीं बदल रहा है, इस वजह से स्पीड इलेक्ट्रॉन की सेम रहेगी, वेलोसिटी हर समय चेंज होती रहेगी क्योंकि डायरेक्शन हमारा बदल रहा है, वेलोसिटी इज चेंजिंग इटसेल्फ हियर। ठीक, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पॉजिटिव आयन इन द साइक्लोट्रॉन इज, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी की बात कर रहा है। साइक्लोट्रॉन में जब इलेक्ट्रॉन होता है तो वेलोसिटी की फॉर्मूला होता है क्यू बी आर नॉट अपॉन एम के बराबर, और काइनेटिक एनर्जी, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी की बात कर रहे हैं, हाफ एम वी स्क्वायर होता है, हाफ एम
क्यू बी आर नॉट अपॉन एम का होल स्क्वायर सॉल्व करोगे तो 1/2 क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर आर नॉट स्क्वायर अपॉन एम बचेगा। देखो कौन सा आंसर होगा। तीनों स्क्वायर यहाँ पे लगे हुए हैं तो थर्ड ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा, क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर आर नॉट स्क्वायर अपॉन 2m। मैच कर लो। और आज का आखिरी सवाल, A charged particle is released from rest in a region of steady uniform electric and magnetic field which are parallel to each other. The particle will move in a straight line, circle, helix, cycloid. भैया देखो स्टेडी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड स्टेडी है, यूनिफॉर्म है और पैरेलली जा रहा है। स्टेडी होने की वजह से यहाँ पे जो हमारा होगा वो एक स्ट्रेट लाइन में यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जाएगा। कैसा जाएगा? स्ट्रेट लाइन में चला जाएगा। तो ये थे हमारे आज के CRT 40 के 50 क्वेश्चन। अब हम आगे मिलेंगे अगला चैप्टर EMI और AC में, जो कि CRT 43 होगा। CRT 43 में अब हम मिलते हैं इसी तरीके के और क्वेश्चंस के साथ। जल्द ही हम लोग इस चैप्टर वाइज रिवीजन को ख़त्म कर लेंगे और एक बार जब चैप्टर वाइज रिवीजन हमारा ख़त्म हो जाएगा तो हम आराम से इसमें ढेर सारे फुल सिलेबस टेस्ट भी जो इंक्लूडेड हैं वो देंगे। तो चलिए इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।